हैप्पी अरे न्यू मेरे को ईयर। ध्यान ही नहीं रहा था कि आज मैंने होली के दिन क्लास लगा दी। पता है, मेरे को अभी सुबह सुबह ध्यान में आया कि आज तो होली के दिन मैंने क्लास लगा दी है, वरना मैं इसको शिफ्ट करता। पर कोई बात नहीं। अब ऐसे भी 5-5 दिन की, बड़े सारे बैच में 4 दिन छोड़िए 5-5 दिन की छुट्टी लग गई है। वैसे भी होली दिवाली तुम लोगों के लिए तो हम पहले ही कहे थे, होली दिवाली ईद दशहरा नहीं मायने रखता है जब तक तुम कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हो, पीक आवर्स में हो। तो तुम लोग भी याद रखोगे ना कि हाँ, होली के दिन भी हम क्लास लिए थे। अब मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे तो एक मेमोरी क्रिएटेड रहेगा कि हाँ, सर ने हमारे होली के दिन भी हमारा क्लास लगाया था, उस दिन भी नहीं बक्सा था। ऐसे साधारण रास्ते से पहुंच गए रहते तो थोड़ी ना याद रहता कभी कि हाँ, हम लोग पहुंच गए। होली भी मना लिए, दिवाली भी मना लिए, ईद भी मना लिए, मीट भी खा लिए, अब पहुंच भी गए मेडिकल कॉलेज में सो के। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो लेट्स हैव सम मेमोरी, पढ़ाई शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सुबह सुबह मैं नींद में था यार। वाइफ मेरी कह रही है कि आज होली के दिन भी क्लास लोगे। मैंने कहा हाँ, होली के दिन। मेरे को तब ध्यान आया कि होली के दिन मैंने क्लास लगा दी है। बट कोई बात नहीं। तो पढ़ाई करते हैं, देखते हैं। ऑलमोस्ट हमारे बैच के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। और क्या है सीन की, सारे बैच में मैंने तो भेज ही दिया है। धीरे धीरे सब बैच के बच्चे आ ही जाएंगे जिनको आना होगा। और नहीं तो रिकॉर्डिंग फीचर तो है ही। कोई बात नहीं, चलिए। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में कहीं पे ख़त्म किए थे हमारा क्लास, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ, देखिए, पिछली क्लास, आज की क्लास थोड़ी सिग्निफिकेंट रहेगी। सिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि बायोटेक का जो सबसे कोर पार्ट है कह लीजिए, जहाँ पे एक्चुअल में दिक्कत आती है, उस चीज को हम लोग डिकोड करने वाले हैं। इसके बाद और इससे पहले बायोटेक, हाँ इससे पहले जरूर बायोटेक का प्लेटफॉर्म तैयार होता है। और इसके बाद क्या है कि बायोटेक का कोर खत्म हो जाता है। अब चीजें एकदम ग्लाइड करेंगी आपके आज सामने। होता है ना कि आप नचाओगे इशारों पे बायोटेक को। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन आज ही है। उसके बाद तो आप बस बायोटेक के महारथी बनने वाले हो। कैसे, मैं बताता हूँ। तो एक बार क्विक रिकॉल करते हैं। मैंने क्या कहा था कि बायोटेक का सीन क्या है कि हमें ना वेक्टर पढ़ रहे थे हम लोग। और वेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारे वेक्टर के अंदर 4 फीचर्स होने चाहिए। उन चारों फीचर्स को एक बार मैं क्विक रिकॉल कराता हूँ। सबसे पहले तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ताकि वो जाके रेप्लिकेट कर सके, और वहीं कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। दूसरा, उस वेक्टर के पास कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो उसको पहचानने में मदद करे, वो वहां जाए जहां भी जाए। तो उसको सेलेक्टेबल मार्कर कह रहे थे। और हम लोगों ने देखा था कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन्स जो हैं वो इकोलाई के लिए बड़े अच्छे सेलेक्टेबल मार्कर साबित होते हैं, है कि नहीं? यही चीज देखा था हमने, बोलिए। यस सर। ठीक यस है। सर। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि हमारे वेक्टर के पास जो है क्लोनिंग साइट्स कम से कम जो है, एक एंजाइम के लिए एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक से ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं वो फ्रेगमेंटेशन की तरफ चला जाता है। और फ्रेगमेंटेशन की वजह से हमें जोड़ना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। साइज छोटा होना चाहिए वेक्टर का। इसके बाद हम लोग वेक्टर का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, और सबसे पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा प्लाज्मिड। मैंने कहा कि नेचुरल प्लाज्मिड्स के अंदर ये सारे फीचर्स हो ही, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। सारे फीचर्स होंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब क्या है, तो उसका सॉल्यूशन था आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। और उस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का नाम था PBr 322, जिसको बॉलिवर और रॉड्रिगेज साहब ने डिस्कवर किया था। PBr 322 की खासियतों को मैंने डिस्क्लोज किया था पिछले क्लास में कि PBr 322 जो है वो, उसके पास 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, यहीं पे सारा खेल शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। एक था एम्फिसिलिन और दूसरा था टेट्रासाइक्लिन। PBr 322 के पास कई एंजाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स थे, जैसे इको R1 के लिए, और सबके लिए एक एक ही। CLA1 के लिए, हिंद 3 के लिए, BAMH1 के लिए, SAL1 के लिए, PBU1 के लिए। साइज भी छोटा था और इसकी कॉपी नंबर भी ज्यादा थी। हम लोग देख रहे थे कि आखिर PBr 322 को हम लोग पहचानेंगे कैसे। हम मान लीजिए किसी बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि हमारा वाला PBr 322 या हमारा वाला ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कौन सा है? कुछ कोर कॉन्सेप्ट को मैं अभी क्लियर करता हूँ, 2 मिनट के अंदर आप समझेंगे। आप एक काम करें, पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइम नहीं, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप जरा इन दो चीजों पे हिट आउट कीजिए। किन दो चीजों पे हिट आउट कीजिए? आपको ये हिट आउट करना है कि जो एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है, उस रीजन पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, और टेट्रासाइक्लिन पे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। बस इस चीज को आप देखिए, देखिए, ताकि मैं इसका यूज करूं।
तो आपने देखा कि टेट्रासाइक्लिन रीजन पे आप कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट सकते हो, जरा नाम बताइए, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट सकते हो टेट्रासाइक्लिन रीजन पे? PAM1 और SEL1। हाँ, बामेच 1 और साल 1 से काट सकते हैं। एम्फिसिलिन रेसिस्टेंस रीजन पे आप किससे किससे काट सकते हो? PVU1 और PST1। बहुत अच्छे। इन दो चीजों का सबको बात समझ में आ रहा है कि अगर एम्फिसिलिन जो सेडेड रीजन है उसी पे इसके दो एंजाइम्स के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है, कौन कौन से? पीबीयू1 के लिए और पीएसटी1 के लिए। और टेट्रासाइक्लिन रीजन पे भी दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, बामेच1 के लिए और साल1 के लिए। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत देर बात हो गई, 10 मिनट हमारा इंट्रो में ही चला जाता है, बट कोई चीज बात नहीं, हफ्ते हफ्ते में क्लास भी लग रही है। देखिए, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। उससे पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट का ये पार्ट नंबर 1 होगा और आपको कई बेहतरीन चीजें इस चैप्टर की सीखने आप जा रहे हो। देखो, ये जो काटना छाटना है डीएनए का, ऐसा नहीं है कि भाई कपड़ा है कि गया घर पे काट दिए। इतना ये आसान चीज नहीं है डीएनए का काटना छांटना। देखिए करते कैसे हैं। मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप लैब के अंदर, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारे, मान लीजिए हमारे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे 4 पीबीआर 322 हैं, 1 2 3 4। ये जो है हमारा डीएनए सैंपल है। इसमें कई पीबीआर 322 है, मैंने 4 दिखाया है स्क्रीन पे, डीएनए सैंपल है। और इसमें हमने अपना वेक्टर लिया है पीबीआर 322, जिसका हम लोग क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। वेक्टर है। आपको बड़े अच्छे से पता है कि हमारे इन सारे पीबीआर 322 के पास हमें सारा उसी दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे ध्यान रखना है, सेलेक्टेबल मार्कर पे। दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, एक है एएमपीआर है, अभी अभी हमने देखा, और दूसरा है टीईटी, सॉरी हाँ, टीईटीआर है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस डीएनए सैंपल में एक काम कीजिए, स्टेप 1 में पुट कीजिए, पुट बाम H1, बाम H1। नींद से जाग जाइए जरा, बताइए तो, बाम H1 डालिएगा तो ये डीएनए किस रीजन में कट लगेगा? किस रीजन में कट लगेगा? टीईटीआर रीजन में या फिर एएमपीआर रीजन में? एम्पीसाइक्लिन वाले रीजन में। एम्फीसाइक्लिन वाले रीजन में बाम H1 डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन वाले रीजन में। टेट्रासाइक्लिन। अभी अभी मैंने, बहुत अच्छे, टेट्रासाइक्लिन रीजन में। अभी अभी मैंने दिखाया कि अगर आप ध्यान दीजिएगा, टेट्रासाइक्लिन रीजन में बामेच 1 था, क्योंकि बामेच 1 का कटिंग साइट टेट्रासाइक्लिन रीजन में था। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है बामेच 1 और ये टेट्रासाइक्लिन रीजन में है, बोलिए। जी सर। ठीक है, तो आपके जो है बाम H1 डालते ही आपका ये पीबीआर 322, क्योंकि एक जगह पे कट मारेगा, और आपको ये भी मैंने पढ़ाया है कि सिंगल कट पे सर्कुलर डीएनए एक जगह से खुल जाता है, इसका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन खराब हो गया, क्योंकि वहां आपने काट दिया, आपने एंजाइम डाल के काट दिया। अब इस पीबीआर 322 के पास सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन, एक रेसिस्टेंस जीन बचा है, वो बचा है एम्फीसिलिन रेसिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन खराब हो गया, तो ये क्या हुआ, इसको आपने काट दिया है, तो ये डीएनए सैंपल में क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं क्लीव्ड। क्लीव्ड मतलब कटा हुआ, तोड़ा हुआ, क्लीव्ड पीबीआर 322, या इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारा प्लाज्मिड है, या इसी को हम कह रहे हैं हमारा वेक्टर है। ठीक, अब एक काम कीजिए, जब आपने काट दिया है तो वेक्टर के साथ आप अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जोड़ते हैं, तो अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट ले आइए। मान लीजिए हमारे पास कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे कोई जीन है जिसको हम जोड़ना चाहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो मान लीजिए ये हमारे पास पिंक कलर वाले डिजायर्ड फ्रेगमेंट हैं, डिजायर्ड जीन के टुकड़े हैं, डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट है। अब इसको क्या कीजिए, इस डीएनए सैंपल में आप डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए डीएनए सैंपल में। तो स्टेप नंबर 2 इसका क्या है, स्टेप 2 क्या है कि आप इसको डाल दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेप 2 पुट, आराम से बस देखते चलिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। डिजायर्ड जीन, फॉर एग्जाम्पल आप डिजायर्ड जीन में कोई जीन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने इंसुलिन का जीन लिया है, इसके साथ आप जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपके डिजायर्ड जीन डालने के बाद
इसमें क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आप नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे होंगे। क्यों नहीं देख पा रहे होंगे? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल बात है। एक्सपेरिमेंटल चीजें अपने आप अंदर चल रही होती हैं। क्या होता अगर आप डिजायर्ड जीन डालते तो डिजायर्ड जीन जो है जाके मान लीजिए इस पीवीआर 322 से जुड़ता जहां आपने काटा है। तो हम अपने पीबीआर 322 को दिखा रहे हैं, इन सब पे ये हमारा जीन जो है जाके जुड़ गया। अच्छा, ये पीबीआर 322 पे जुड़ गया और इन पीबीआर 322 पे हम लोगों ने एक जीन और दिखाया था येलो कलर से, वो था एम्फीसिलिन रेसिस्टेंस जीन, वहां पे वो था मौजूद। अच्छा, ये जो तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इनमें हमारा डिजायर्ड जीन जुड़ चुका है, तो आप इनको आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट पीबीआर 322 कह सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में आपने अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया है। बोलिए। यस सर। यस सर। हैविंग इंसर्ट कह लीजिए, इसमें इंसर्ट है। अच्छा, ये जो पीबीआर 322 होंगे, क्या इनमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन होगा? नो सर। नो सर। हैव नो सर। नो नो सर। टेट्रा, बहुत अच्छे, हैव नो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, क्योंकि उस रीजन में आपने BAM-H1 एंजाइम यूज किया है, तो वो कट चुका होगा कि नहीं कट चुका होगा? बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है ना, जैसे कई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं क्योंकि ये ट्यूब के अंदर चल रही होती हैं। जैसे मान लो तुमने डीएनए को काटा, अब डीएनए के एंड्स कई बार स्टिकी होते हैं। जैसे मान लो कि स्टिकी एंड मिला तुम्हें, अब उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्री होते हैं स्टिकी एंड में। स्मूथ कट में कोई दिक्कत नहीं है, स्टिकी एंड में कई बार हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्री होते हैं और डीएनए जो है वो जाके जुड़ भी जाता है। कई बार आपने काटा था, कई कटे होंगे और कई पीबीआर 322 फिर से जुड़ भी गए होंगे। इसी डीएनए सैंपल में हमने 4 लिया था, एक चौथे का मैंने नहीं दिखाया। आपको पता है चौथा जो है हो सकता है कि उसमें से कई पीबीआर 322 फिर से जुड़ गए हों, तो फिर से जुड़ जाएंगे तो उसका एम्फीसिलिन रेसिस्टेंस भी और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस भी वो वापस से पीबीआर 322 बन गया। इस पीबीआर 322 को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये है री एनील्ड। एनील का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, री एनील्ड, या फिर ये फिर से जुड़ गया है तो इसको कह लीजिए रीलाइगेटेड पीबीआर 322। अच्छा, इसके पास तो दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होंगे या नहीं होंगे? यस सर। have both TETR and AMPR जीन। इसके पास दोनों होंगे क्योंकि ये वापस से जुड़ गया था। अब आपको नहीं पता था कि कौन जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, ये तो आप देख रहे हो ना, ट्यूब के अंदर आपको नहीं पता चलेगा, ये चीजें बाय डिफॉल्ट चल रही होंगी। अब देखेंगे इसका अल्टीमेट हमारा गोल क्या है। तो ये रहा स्टेप नंबर 1। अब आपके पास दो तरह के पीबीआर 322 हैं, एक तो रिकॉम्बिनेंट और एक रीएनिल्ड। रीएनिल्ड कह लीजिए या नॉर्मल पीबीआर 322 कह लीजिए, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? बोलिए। यही नॉर्मल पीबीआर 322 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस ट्यूब को उठाइए, इस ट्यूब को उठाइए, ध्यान दीजिएगा, इस ट्यूब को उठाते हैं और कल्चर मीडियम में ले चलते हैं। इस पूरे ट्यूब को उठा के हम लोग कल्चर मीडियम में लेके चलेंगे जहां हमारे बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। तो इसका पार्ट 2 हम लोग दिखाते हैं, इसका पार्ट 1 ही है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो कि तुमने क्या किया, एक लैब के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया को रख रखा है, बहुत सारे बैक्टीरिया को रख रखा है। तो दिखाते हैं कैसे कैसे बैक्टीरिया है तुम्हारे पास। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। सर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही यूज होगा, मतलब कि वापस जुड़ने में? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि स्टिकी वही होते हैं। हाँ बोलिए। लाइगेसेस यूज होंगे इसमें? लाइगेजेस हम लोग बाहर से जोड़ने के लिए देते हैं, ठीक है, बाहर से जोड़ने के लिए देते हैं। लाइगेज तो यूज होगा ही, लेकिन अगर फ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स है तो डीएनए, जैसे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को तोड़ोगे ना तो वो वापस से जुड़ सकते हैं अगर दोनों स्ट्रैंड को अलग करोगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप जुड़ जाते हैं। फॉस्फोडाइस्टर के लिए लाइगेज की जरूरत पड़ती है, यही तो मैं कह रहा था। यस सर। ठीक, अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कल्चर मीडियम है, यहाँ आप बैक्टीरिया सबको उगा रहे थे कि भाई इन्हीं के अंदर हम अपना डीएनए डालेंगे। ये कल्चर मीडियम है, इसमें क्या है, आपके होस्ट बैक्टीरिया पड़े हैं, हैव होस्ट बैक्टीरिया, और यहाँ पे हम लोग इकोलाई को उठाएंगे सामान्य तौर पे। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इकोलाई को ले रहे हैं, ठीक है, इकोलाई ले रहे हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पे मैं बना देता हूँ इसमें इकोलाई। फॉर एग्जाम्पल
चलिए हम इकोलाई आपके सामने बना के दिखाते हैं। मेरे को व्हाइट कलर की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, तो हम एक काम करते हैं, व्हाइट एक कलर बनाए थे। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, बड़ा प्यारा सा बैक्टीरिया है, दिखाते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, एक ये ए नंबर, मान लीजिए ये दूसरा बैक्टीरिया है हमारा। ऐसे कई बैक्टीरिया होंगे, लाखों बैक्टीरिया होंगे, हमें नहीं पता है, हम तो डीएनए में बस आपको वो चीज दिखा रहे हैं जो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। तो ए, बी और सी हमारे इकोलाई बेचारे खुश बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने क्या किया, उस ऊपर वाले सैंपल को उठा के इसमें डाल दिया। ये जो पूरा आपके सामने सैंपल नजर आ रहा है, मैं पीछे वाले सैंपल को दिखाता हूं। इस पूरे सैंपल को आप उठा के स्टेप नंबर 3 जो है यहाँ पे डालिए। होल्ड ऑन, यहाँ पे आप इस पूरे सैंपल को उठाइए, ठीक है, इस पूरे सैंपल को उठाइए और इसको उठा के इस कल्चर मीडियम में पुट कीजिए। पुट दिस हियर। अब क्या हो सकता है वो देखिए। अच्छा, उस पूरे सैंपल को उठाया आपने, इसमें मिला दिया। अब मिला दिया तो देखिए क्या होगा। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम दिखाते हैं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए ध्यान से दिखाते हैं। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक PBr 322 है, एक PBr 322 है जो रिकॉम्बिनेंट है। तो जैसे मान लीजिए कि ये रिकॉम्बिनेंट PBr 322, ये पिंक वाला इसमें हम दिखा देते हैं, और इसके पास ये जीन भी है, ये हमारा RPBr 322 है। ये जो है इस बैक्टीरिया के अंदर गया, फॉर एग्जाम्पल ये जो है इस बैक्टीरिया के अंदर गया, इसने इसको टेकअप कर लिया। अच्छा, हमारे पास दूसरा कैसा PBr 322 है, रीएनिल्ड PBr 322 है, तो वो भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर जाएगा। तो ये दो येलो वाले इस पे होंगे, इस भाई ने इसको टेकअप कर लिया, बी वाले भाई ने, ठीक है। हो सकता है, अच्छा पुट दिस हियर नहीं, इन सब के लिए बात होगी कि इसको हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सैंपल को यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, इन तीनों जगह पे ऐड कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, हो सकता है हमारा जो अगला बैक्टीरिया है वो किसी डीएनए को ले ही ना, कह दे, लेने से ही मना कर दे कि नहीं भाई हम नहीं लेंगे। मतलब हो सकता है नहीं जाए, लेने से मना नहीं कर देने का मतलब उसमें जाए ही ना, घुसे ही ना। डिड नॉट टेक अप, डिड नॉट टेक अप। अब इधर देखो, इस बड़ा एक्सपेरिमेंट बच्चों की तरह तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, छोटे से बच्चों की तरह, ताकि तुम आसानी से इन बातों को समझ सको। जरा देखो तो, ए और बी नंबर बैक्टीरिया ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लिया है, तो वो बदल गए होंगे, वो ट्रांसफॉर्म कर गए हैं। बोलो तो, उनके पास इस तरह की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन उन्होंने बाहरी डीएनए लिया है, तो वो ट्रांसफॉर्मर हुए या नहीं हुए, बोलो तो। यस सर। Yes, sir. पहले तो Yes, sir. जानो, ए और बी जो है वो बदल गया। मैंने कहा था अगर बाहरी डीएनए लेंगे तो वही कहलाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन क्या सी ने किसी बाहरी डीएनए को लिया है, बोलिए तो। Sir. नो सर। नहीं लिया है, तो क्या वो बदला? No, sir. नो सर। No, sir. वो हुआ नॉन sir. ट्रांसफॉर्मेंट। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर कोई बैक्टीरिया बाहरी डीएनए एक्सेप्ट करता है तो इट इज ट्रांसफॉर्मेंट, उसकी नेचर बदल गई, प्रवृत्ति बदल गई। अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन तुमने जरा ध्यान नहीं दिया स्क्रीन पे, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह का होगा। दो तरह का कौन कौन होगा? तो लेट मी टेल यू, इसमें तुम्हारे किस बैक्टीरिया ने ए और बी में रिकॉम्बिनेंट PBr 322 लिया है? बताएंगे किसने लिया है रिकॉम्बिनेंट? First one. ए वाले ने, तो उसको तुम कहोगे रिकॉम्बिनेंट, बोलो तो। Yes, sir. और क्या बी वाले ने रिकॉम्बिनेंट PBr 322 लिया है? नो सर। नहीं No, लिया sir. है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो आपको पता चला कि ट्रांसफॉर्मेंट ए एंड बी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सी है, लेकिन जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट। और जिसके पास नॉर्मल गया है वो क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। ये बताइए कि हमारा जो ए नंबर बैक्टीरिया है, इसने रिकॉम्बिनेंट PBr 322 लिया है, तो इसके पास सिर्फ एक एंटीबायोटिक से बचने की क्षमता है। कौन से एंटीबायोटिक से बचने की क्षमता है? एम्फिसिलिन से, टेट्रासाइक्लिन। Ampicillin. हाँ, एम्पिसिलिन।
टेट्रासाइक्लिन पे तो आपने कट लगाया है, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लिए ये सेंसिटिव होगा, क्योंकि जैसे ही डालिएगा ये मर जाएगा। बोलिए तो। यस सर। Yes, sir. तो Yes. आपका रिकॉम्बिनेंट किस एंटीबायोटिक से मर जाएगा? बोलिए तो। टेट्रासाइक्लिन। Tetracycline. डाई विथ टेट्रा। बहुत अच्छे, बहुत जल्दी तुम लोग बातों को पिक कर रहे हो, सुबह सुबह भी पिक कर रहे हो। डाई विथ टेट्रासाइक्लिन, बट अच्छा, बट रेसिस्टेंट टू, किससे रेसिस्टेंट होगा? Ampicillin. Ampicillin. एम्फिसिलिन। बहुत अच्छे। तो मैं एक चीज लिखता हूं, जरा उस पे ध्यान देना। मतलब ये टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव है, TETS, और एम्फिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट है, तो AMPR। बात समझ में आया? बोलिए तो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट को देखिए, तो हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसा है? ये जो है, इसके पास तो दोनों रीजीन्स हैं, एम्फिसिलिन भी और टेट्रासाइक्लिन। तो क्या ये मरेगा एम्फिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन से? No, sir. No, sir. तो डू नॉट डाई विथ TET एंड AMP। मतलब ये दोनों के लिए रेसिस्टेंट हुआ, तो TET भी R हुआ और AMP भी, ये क्या हुआ? रेसिस्टेंस या सेंसिटिव? Resistance. अब अपने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को देख लीजिए जरा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को देखिए। इस भाई के पास तो कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस ही जीन नहीं गया, ये नॉर्मल इकोलाई था। इकोलाई के पास ऐसे भी नहीं होता है। मतलब इसमें तो अगर इसके ऊपर एम्फिसिलिन डालिएगा तो भी मर जाएगा बेचारा, और टेट्रासाइक्लिन डालिएगा तो भी मर जाएगा। तो डाई विथ एम्फिसिलिन, तो दोनों के लिए सेंसिटिव हुआ और ये या रेसिस्टेंट हुआ? सेंसिटिव। Sensitive. तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए? AMPS एंड TETS। बोलिए तो। Yes. Yes, sir. तो आप क्या कह सकते हो कि आपका जो होस्ट है वो आपको कितने तरह का मिला? तो दो तरह का मिला। एक तो ट्रांसफॉर्मेंट मिला, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट में भी एक रिकॉम्बिनेंट मिला, नॉन रिकॉम्बिनेंट मिला। ये तीनों जो शब्द हैं, इससे पहले बायोटेक में आपके सामने कई बार आए होंगे, लेकिन तब आप देख के सोचते होगे यार रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट क्या एक ही है? साला ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है? आपके अंदर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होगा इन शब्दों को लेके होगा कि है कौन। अब आपके सामने ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में इस तरह के पॉसिबिलिटीज हैं, और इनको रिकॉम्बिनेंट, इनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये ट्रांसफॉर्मेंट। सारा तामझाम समझ में आया? बताइए। यस सर। ठीक। Yes, sir. एक एक लाइन मैं और इनके बारे में लिख देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। जैसे रिकॉम्बिनेंट के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा ये वो बैक्टीरिया है जिसने रिकॉम्बिनेंट PBR 322 लिया है ना? लिख सकते हैं। Yes, sir. टेक अप RPBR 322। और मेरा यकीन मानेंगे, नीट 2021 में ये सवाल आया हुआ था, इस साल आया हुआ था। मैं सवाल को कॉम्प्लेक्स करके जरा अब आपके सामने रखता हूं। मतलब शब्द शब्द कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन मोटिव यही था क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, लेट मी टेल यू। कहा क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन को मैं बदलता हूं, जरा इस PBR 322 को आप देखिए। क्या पूछेगा क्वेश्चन में? कह रहा है कि एक वेक्टर है PBR 322, उस पे क्या किया तुमने? PBU1 का यूज किया फॉर एग्जाम्पल। अब PBU1 का यूज करोगे तो तुम्हारा जो वेक्टर होगा, ये हमारा जो PBR 322 होगा, इसकी ये जीन खराब हो गई। कौन सी जीन खराब हो गई बताओ तो? एम्पिसिलिन। एम्फिसिलिन खराब। Ampicillin. एम्फिसिलिन खराब हुआ। ठीक। अब एम्फिसिलिन खराब हुआ, इसकी मदद से तुमने एक रिकॉम्बिनेंट DNA तैयार किया, अब बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। बताओ तुम्हारे बैक्टीरिया का नेचर कैसा होगा? वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट और एम्फिसिलिन के लिए सेंसिटिव। जस्ट मैंने कहानी को हल्का सा पलटा है, ऐसा ही नेचर होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें कौन सा ऐसा एलियनिस्टिक थ्योरी हम बता दिए? बोले ही हैं कि आप कौन सा एंटीबायोटिक कहां पे, कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हो, उसकी मदद से आप पता कर सकते हो। ये भी नहीं लिखा था। लिखा था कि एम्फिसिलिन रीजन में हमने अपना बाहरी DNA जोड़ा है, तो बताइए हमारा बैक्टीरिया किस नेचर का होगा। एम्फिसिलिन में जोड़े हो तो एम्फिसिलिन गया,
सिर्फ बचा टेट्रासाइक्लिन। हमारा बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंट, एम्फिसिलिन के लिए सेंसिटिव। सवाल कितना आसान था, साधारण था, अब समझ पा रहे हो? बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, लेकिन नो डाउट उसकी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स थी जो 2021 में आया हुआ था। मतलब शब्दों का जो उसका जो फेर था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं था। और क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा था, आप उठा के देखेंगे इस साल का पेपर, इतना लंबा चौड़ा चिट्ठा था। लेकिन अब आप बना सकते हो, बायोटेक का कोई सवाल किसी भी साल का बना सकते हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार इस बात को, तो आपको पता चला। जरा मैं इस चीज को लिखते भी रहूं क्योंकि लिखना भी तो है हमको। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया है, इसने रिकॉम्बिनेंट टेकअप किया है या फिर प्लाज्मिड टेकअप किया है। हमारा जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भाई है, इसने कौन सा पीबीआर 322 लिया है? टेकअप री एनील्ड पीबीआर 322 है ना? यस सर। Yes. इसने भी लिया है, लेकिन नॉर्मल पीबीआर 322 बेचारे ने उठा लिया है। और इसने तो कोई नहीं लिया है, डिड नॉट टेक अप प्लाज्मिड, इसने तो लिया ही नहीं है। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ, दिस इज द, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ होस्ट। किसी भी केस में पीबीआर 322 यूज करोगे तो यही 3 तरह के पॉसिबल केसेस हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताइए। Yes. Yes. ठीक है, अब हम लोग सिलेक्शन पढ़ेंगे। आप एक बार ठंडे दिमाग से देख लीजिए, अगर आप में से किसी को लगता है कि कुछ पूछना है तो बेशक पूछिए, तब मैं सिलेक्शन पढ़ाऊंगा आपको पीबीआर 322 का। सर हाँ बताइए। सर जो सी बैक्टीरिया है इसकी सर एम्फिसिलिन साइड जो है ये तो रेजिस्टेंस होनी चाहिए ना? एम्फिसिलिन साइड सी नंबर, जरा यस सर। देखिए तो अनवर सी नंबर ने क्या कोई पीबीआर 322 लिया है बाहरी? मैंने क्या लिखा है, उसने लिया ही नहीं है। समझ रहे हैं अनवर? यस सर। तो जब बैक्टीरिया बाहरी डीएनए लेगा ही नहीं तो उसके पास तो कोई एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन नहीं आएगा ना। जिन्होंने लिया वो ट्रांसफॉर्मेंट, उसने तो लिया ही नहीं है सी नंबर ने। ओके सर। अब फंस कहाँ रहे हैं ये बताइए मेरे को। ठीक, चलिए अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। देखिए, अब आपको पीबीआर 322 पहचानना है, ढूंढना है। एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट 2 मिनट के अंदर सिखाता हूं, आप समझ जाओगे। अच्छा, हम लोग ये एक्सपेरिमेंट अब एक बार फिर से सुन लीजिए आप। जैसे चलो मैं दिखाता हूं, चलिए एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। रेप्लिका हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखिए हम लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, सिलेक्शन। अभी 2 मिनट के अंदर तुम लोग समझ जाओगे, आज होली भी है तो बहुत बढ़िया से समझ जाओगे। सिलेक्शन यूजिंग पीबीआर 322। अच्छा, जब भी मेरी क्लास अटेंड आप लोग करने आइए, थोड़ा सा ख्याल रखिए क्योंकि एक हफ्ते पे हो रहा है, तो एक बार रिकॉल करके आइए कम से कम। रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, उससे क्या होगा कि आपकी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से मेमोराइज रहेंगी। देखिए रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो ये सब चीजें लैब के अंदर होती है, इसको मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी पूरी यही कोशिश होती है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास लैब के अंदर एक प्लेट होता है, एक प्लेट होता है, ध्यान दीजिएगा, एक प्लेट होता है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को उगाते हैं। जैसे नहीं जाते हो नर्सरी वगैरह में, जाते हो तो छोटा छोटा पौधा का पॉट बना हुआ होता है, उसमें पौधा सबको उगाता है लोग। वैसे ही बैक्टीरिया को उगाने के लिए तुम क्या मिट्टी थोड़ी ना यूज कर रहे हो, उसका प्लेट होता है जहां पे उसका न्यूट्रिशन वगैरह डाला जाता है। तो मान लो ये एक प्लेट है ए नंबर, ये एक व्हाइट कलर का हमने प्लेट लिया है, इस पे हमारे बैक्टीरिया की कॉलोनी है। प्लेट हैविंग बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी। अच्छा, इस प्लेट, ये मेन प्लेट है तो इसको हम लोग मास्टर प्लेट कहते हैं, इसको हम लोग मास्टर प्लेट कहते हैं। अच्छा, इस पे मान लीजिए कि एक ये बैक्टीरिया का कॉलोनी है, ये लाल वाला आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इस पे एक ग्रीन वाला बैक्टीरियल कॉलोनी जिसमें खूब सारे बैक्टीरिया हैं, और मान लीजिए कि एक येलो वाला ये बैक्टीरियल कॉलोनी आपको दिखाई दे रहा है। तो हियर वी गॉट, हमारे पास 3 बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये 3 बैक्टीरियल कॉलोनी दिखाई दे रहे हैं आपके पास, ठीक। ये रहे हमें बैक्टीरियल कॉलोनी। अब आपको ना पता ही नहीं है कि आपका बैक्टीरिया कौन है। अच्छा एक बात बताओ, इस ऊपर वाले केस में तुम्हारा बैक्टीरिया कौन सा है? ए बी सी में तुम्हारा बैक्टीरिया कौन है?
तुम्हारा, जिसकी A. जरूरत है तुम्हें। ए क्यों A. ए तुम्हारा बैक्टीरिया है, बी क्यों नहीं है? रिकॉम्बिनेंट है, डिजायर्ड रेजिस्टेंस है। डीएनए। ए तुम्हारा इसलिए है क्योंकि इसके पास डिजायर्ड जीन है। Yes, अरे sir. इसी के पास Yes, तो sir. डिजायर्ड जीन गया है। अब तुम्हें मतलब डिजायर्ड जीन से है या रेसिस्टेंस फेसिस्टेंस से मतलब है? तुम्हें मतलब है जिसके पास हमारा डिजायर्ड जीन गया है वही ना हमारा बैक्टीरिया है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें उसी जीन से मिलने वाला है। बोलिए तो दक्ष। यस सर। ठीक है, तो ए क्योंकि रिकॉम्बिनेंट है, ए के पास रिकॉम्बिनेंट गया है, उसके पास डिजायर्ड जीन है, तो हमारा बैक्टीरिया हम तो उसी को चाहेंगे ग्रो कराना, है ना? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऊपर वाला ही जैसा केस है, बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट है, आपको हम समझाते हैं। अभी आप 2 मिनट के अंदर इस बात को पिक कर लीजिएगा। अच्छा ये पेज ना खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसी पे एडजस्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा कोई तामझाम नहीं है। अच्छा ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी है, एक काम करते हैं, आपको ढूंढना है कि आपका बैक्टीरिया कौन सा है। आपको नहीं पता है, क्योंकि देख के थोड़ा ना बता सकते हैं कि कौन सा आपका बैक्टीरिया है। तो ये 3 बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है और ट्रांसफॉर्मेंट कौन है। हमने पीबीआर 322 यूज किया था। अब देखिए, अच्छा हमने जो पीबीआर 322 यूज किया है, एक चीज का ख्याल रखिएगा, उसमें हमने जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जोड़ा है वो टेट्रासाइक्लिन रीजन में जोड़ा है। मतलब हमने कोई BAM-H1 जैसा एंजाइम यूज किया है और टेट्रासाइक्लिन रीजन में हमने जोड़ा है। अब ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे कल्चर मीडियम में, आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा बैक्टीरिया है। तो पहला नंबर एक काम कीजिए, स्टेप वन, इसके ऊपर एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक डालिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेट है, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्लेट है, कल्चर प्लेट है, इसमें हमारे 3 बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, एक लाल कलर के, एक ग्रीन कलर के बैक्टीरिया। उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, लाखों बैक्टीरिया हैं कल्चर मीडियम में, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर मैं क्या कह रहा हूं, एक काम करो, एक काम ये करो कि इसके ऊपर एक लकड़ी का ऐसे गुटका डालो। स्टेप 1 वुडन ब्लॉक डालो, ठीक, वुडन ब्लॉक इसके ऊपर डालो। अच्छा जैसे मान लो अभी होली के टाइम में तुम लोग क्या करते हो, रंगों की थाल सजाते हो। तो मान लो तुमने एक थाली सजाया, उसको मास्टर प्लेट कह रहे हैं, और उसमें ये 3 कलर रखे हुए हैं। अच्छा उस थाली के ऊपर बिल्कुल लकड़ी का टुकड़ा की जगह पे हम अपना हाथ रख दें, और हाथ को जब उठाएं तो वो जितने भी कलर हैं वो मेरे हाथों पे चिपक जाएंगे थोड़े थोड़े। बोलिए तो। यस सर। Yes, इस sir. तरह, बिल्कुल उसी तरह से नीचे ये बैक्टीरियल कॉलोनी था, इसके ऊपर डालिए और डाल के स्टेप नंबर 2 कीजिए, मतलब इसके ऊपर इम्प्रिंट करके स्टेप 2 में रिमूव कर लीजिए। मेन प्लेट को नहीं छेड़ना है। अब जब रिमूव कीजिएगा तो वो तीनों बैक्टीरियल कॉलोनी का कुछ कुछ बैक्टीरिया इस लकड़ी के टुकड़े पे जाके लग जाएगा। बोलिए तो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? Yes, sir. यस लग, सर। ठीक। मास्टर प्लेट को नहीं छेड़ना था हमने, बिल्कुल जैसे रंगों की थाल थी उसके ऊपर हाथ रख के हटा लिए, तो देखिए कि जो जो कलर उस थाली में था वो कलर मेरे हाथों पे लग गया। अब एक काम कीजिए, इस लकड़ी के टुकड़े पे ध्यान दीजिएगा, इस लकड़ी के टुकड़े पे स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, इसको, इस लकड़ी के टुकड़े को उठा के डालिए, पुट इन एम्फीसिलीन मीडियम। इसको एम्फीसिलीन मीडियम में डाल दीजिए। अच्छा जब आपने इसको एम्फीसिलीन मीडियम में डाला तो देखिए आपने क्या देखा। जैसे ही डाला, मैं आपसे पूछूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपसे पूछूंगा, मेरा यकीन मानिए, जैसे ही आपने डाला इसको एम्फीसिलीन मीडियम में, आप एक्सपेरिमेंट को देखिए, 2 मिनट के अंदर आप समझ जाइएगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो येलो वाले बैक्टीरियल कॉलोनी थे ये मर गए, ठीक, ये मर गए। अब आपको नहीं पता है कि वो कौन था, वो मर गया। फिर इसी लकड़ी के टुकड़े को उठा के, इसी लकड़ी के टुकड़े को उठा के स्टेप नंबर 4 क्या कीजिए, स्टेप 4, पुट इन टेट्रा साइक्लिन मीडियम। इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालिए। तो जब इस लकड़ी के टुकड़े को उठा के आपने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाला तो अब आपने क्या देखा कि ये येलो वाला तो फिर मर गया, येलो वाला फिर मर गया, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी मर गया। इस बार एक और मरा, इस बार हमारा ग्रीन वाला भी मर गया, ये भी मर गया, और रेड वाला दोनों जगह पे बचा हुआ रह गया। तो ये देखिए ध्यान से, ये वाला फिर से मर गया, ये वाला फिर से मर गया, और ये नहीं मरा।
हाँ ठीक है, ये यहां भी नहीं मरा, नॉट डाई, ये यहां नहीं मरा, नॉट डाई, और ये नॉट डाई। अच्छा, इसमें अब आप मेरे को बताइए कि जो रेड वाला है क्या वो एम्फिसिलिन मीडियम में मर रहा है? नो सर, नो क्या सर, वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मर रहा है? नो नो सर, सर, नॉन अरे ये कौन रिकॉम्बिनेंट, सा बैक्टीरिया है जो ना तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, एम्फिसिलिन मीडियम में मरता है ना तो वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में मरता है? कौन सा बैक्टीरिया होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट। पक्का? नॉन Yes, रिकॉम्बिनेंट sir. दोनों जगह पे नहीं मर रहा था? देख Yes, लीजिए, sir. जो महारथी नहीं जानते हैं, जिनको याद नहीं है, ऊपर देखिए, हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों मीडियम में मर रहा था क्या? नहीं मर रहा था। तो ये लाल वाले की पहचान हो गई। ये लाल वाला हमारा कौन है बोलिए तो? रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये लाल वाला है AMPR, लाल वाला है TETR। तो तुम लोग इस एक्सपेरिमेंट से बड़े अच्छे से पहचान लिए कि सर ये लाल वाला तो नॉन रिकॉम्बिनेंट लग रहा है। कितना अच्छा से पहचान लिए तुम लोग। क्या ये जानते थे पहले? बोलो तो। नो सर। ठीक, नहीं जानते थे। जरा ग्रीन वाले पे आते हैं, ग्रीन वाले पे आते हैं। हमारा जो ग्रीन वाला है, ये जब एम्फिसिलिन मीडियम में डाले तो नहीं मरा, तो ये AMPR होगा, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट होगा। यस सर, ठीक, यस सर, Yes, लेकिन sir. टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, सेंसिटिव, सेंसिटिव होगा। अरे ये कौन सा बैक्टीरिया है जो AMPR है और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है? जरा बताएंगे। रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, Recombinant. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से एक और बात पता कर लिया कि सर ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाला, ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट। काम का बैक्टीरिया तो यही है तुम्हारे, है ना? बोलो। Yes, जो sir. जो दोनों जगह मर जा रहा है, हमारा ये येलो वाला बेचारा, येलो वाला AMPS भी है, AMPS भी है और TTS भी है, दोनों के लिए सेंसिटिव है। ये भाई साहब कौन है? कौन है ये? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन Non-transformant. ट्रांसफॉर्मेंट। कितने समझदार हो तुम लोग, एक बार में इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव समझ गए और बड़े अच्छे से। अच्छा, ये चीज तुमने मास्टर प्लेट पे पता किया है या उस वुडन के लकड़ी पे पता किया है? Wooden block पे. वुडन ब्लॉक पे। अब तुम्हें पता चल गया कि सर इस वुडन ब्लॉक पे ये जो हमारा ग्रीन वाला बैक्टीरिया है यही हमारे काम का है। तो चले जाइए मेन प्लेट पे, मास्टर प्लेट पे, बाकी दोनों बैक्टीरिया को हटा दीजिए और सिर्फ ग्रीन वाले को उगाइए, क्योंकि उसकी पोजीशन आपको पता चल चुकी है और वही आपका मेन बैक्टीरिया है। समझ में आया ये बात? Yes, sir. यस, तो कितना आसानी से। तो अब आपको एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन भी दिखा देते हैं। तो नाउ लिख देते हैं, नाउ एज। किसी के मन में कोई सवाल? बोलिए। No, sir. नो सर, तो अब हमने अपना रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया पहचान लिया है ऑन वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक वी विल ग्रो इट ऑन मास्टर प्लेट। तो इसको मास्टर प्लेट पे ग्रो कराएंगे और बाकियों को हटा देंगे। यही तो हम चाहते थे, है कि नहीं? बोलिए। यस Yes, sir. देखिए, PBR 322 अपने आप में सबसे बेहतरीन टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का बैकबोन कह लीजिए। और जहां सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं ये PBR 322 ही है। जिस ईज के साथ, जिस स्मूथनेस के साथ आपने इन चीजों को डिकोड किया है, यही आपका पूरे चैप्टर का बैकबोन तैयार कर रहा था, आपने कर लिया है। और कहीं कोई कठिनाई नहीं आई है। आपको कुछ देख के आंखों से नहीं पता होता है। आपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, डाल वाल दिया, वो तो आपको पता था ना कि ये चीज हुआ होगा। फिर आपने उसको ग्रो कराया, आपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बैक्टीरिया में डाल दिया, उन बैक्टीरिया को ग्रो कराया। अब ग्रो कराया, आपको पता ही नहीं है कि आपका बैक्टीरिया कौन सा है, तो आपने उस पे ये एंटीबायोटिक डाला, तब जाके आपको पता चला। आई बात समझ में? Yes, sir. अच्छा, इस PBR 322 का एक ड्रॉबैक है, आपकी NCERT लिखता है। NCERT लिखता है कि सर ड्रॉबैक ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, मतलब ये जो चुनना पड़ रहा है, यही है सिलेक्शन प्रोसेस।
ये थोड़ा जटिल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कम्बरसॉम शब्द यूज करता है। कम्बरसॉम का मतलब होता है जटिल, मैं लिखूंगा। जटिल क्यों है, कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि सर इसमें हमने रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को चुनने के लिए 2 बार अलग अलग मीडियम में उठा के बैक्टीरिया को डाला है। एक बार एम्फिसिलिन मीडियम में डाला है, एक बार टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाला है, तब जाके हमें पता चल पाया है कि हमारा बैक्टीरिया कौन सा है। इसका सिलेक्शन जो है वो 2 स्टेप का प्रोसेस है। एक बार टेट्रासाइक्लिन में डालिए, एक बार एम्फिसिलिन में डालिए, जो कॉम्प्लेक्स है। तो इसका सॉल्यूशन है क्या कोई? तो एनसीईआरटी आगे पढ़ाए हुए है, पर इसके कंक्लूजन पे आते हैं, ड्रॉबैक पे आते हैं। पहले तो ड्रॉबैक क्या है, मैं एनसीईआरटी के शब्द लिखूंगा, आपको भी ड्रॉबैक पता चल चुका है। ड्रॉबैक्स ऑफ पीबीआर 322। एनसीईआरटी लिखता है कि पीबीआर 322 का ड्रॉबैक क्या है, मैं बताता हूं। ड्रॉबैक ये है, सिलेक्शन ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक। मतलब जहां पे आपने टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट किया है वो एंटीबायोटिक इनएक्टिव हो गया है, टेट्रासाइक्लिन वाला इनएक्टिव हुआ था। इज एनसीईआरटी लिखता है कम्बरसम। शब्दों का ध्यान रखिएगा, मैं एनसीईआरटी की ही लाइन लिखता हूं। कम्बरसम, कम्बरसम का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रोसेस as it requires simultaneous plating on 2 different plates having एंटीबायोटिक। मतलब आपको 2 बार अलग अलग एंटीबायोटिक मीडियम में इसको डाल के तब जाके पता चल रहा था कि आपका बैक्टीरिया कौन सा है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये इस प्रक्रिया को और ज्यादा जटिल बना देता है। तो कह रहा है सर अगर जटिल बना देता है तो क्या कोई इसका सॉल्यूशन है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ाया भी है, नहीं भी पढ़ाया है, कह लीजिए पार्शियली पढ़ाया है, आधे अधूरे मन से पढ़ाया है। आधे अधूरे मन से वो पढ़ा देता है, लेकिन आपको समझाने के लिए तो हमको पूरे मन से समझाना पड़ेगा। समझाते हैं। कह रहा है दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का हल क्या है? दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय, अगर इस प्लाज्मिड में दिक्कत है, इस वेक्टर में दिक्कत है, तो एक दूसरे वेक्टर का इस्तेमाल किया गया। दिस प्लाज्मिड, दिस प्रॉब्लम वाज, कह लीजिए overcome by another artificial plasmid, एक दूसरा artificial plasmid तैयार किया गया। another artificial plasmid called, बोर हो रहे हो तुम लोग? No, sir. बोर नहीं हो रहे हो? बच्चा सब पढ़ाई को आजकल रोमांस समझ लिया है, जिसमें एकदम मजा आना चाहिए। नहीं मजा आ रहा है तो तुरंत लीव बटन दिखाई दे देता है, लीव कर देता है सब। उससे भी ज्यादा लीव बटन से भी ऊपर उठ गया है, इतना बेशरम हो गया है बच्चा सब, क्लास में सो जाता है सब। बताइए, पढ़ाई कोई रोमांस थोड़ी ना है कि इसमें लगातार मजा आते रहेगा, एकदम खुशी खुशी पढ़ाई समझ में आते भी रहेगा। इसके लिए दिमाग चाहिए। दिल वाले काम में दिमाग की जरूरत थोड़ी ना होती है, उसमें तो बस अपना आप लगे हुए हैं, बस सुकून आपको मिल रहा है। यहाँ तो आपको भाई कंप्लीट दिमाग चाहिए, दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा। तो बच्चा सब आजकल पढ़ाई को हल्के में लेता है, उसे लगता है नहीं समझ में आ रहा है, हटाओ, कौन दिमाग खर्चा करेगा, घिसना ही नहीं चाहता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि चाकू की धार और दिमाग दोनों को घिसना पड़ता है, वरना दोनों खराब हो जाते हैं। नहीं जो घिसता है, बस देखते हो चाकू का धार जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। Yes, sir. जितना घिसा जाता है उसकी शार्पनेस उतनी ज्यादा बढ़ती है। समझ रहे हैं बात को? तो बस आपका दिमाग भी चाकू की धार है, घिसिएगा तो ठीक है, नहीं घिसिएगा तो बस वो तो तैयार ही है खराब होने के लिए। देखिए अगला जो हमारा प्लाज्मिड था उसका नाम था PuC8। टेक्निकली PuC8 आपके सिलेबस में नहीं है, PuC8 नाम नहीं है, लेकिन है, इसकी कहानी जरूर है, इसकी स्टोरी जरूर है। PuC8 कौन था? तो एक दूसरा प्लाज्मिड था जो PBr 322 की कमियां थी उनको ये दूर करता था। ये था प्लाज्मिड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको डिस्कवर किया गया था, और इसका नंबर 8 है इसलिए ताकि इसको दूसरों से पहचाना जा सके, डिस्टिंग्विश के लिए।
अब कहिएगा सर पीबीआर 322 के अंदर जो खासियतें थी, उन खासियतों के साथ साथ जो उसकी कमियां थी उसको ये कैसे दूर करता था। तो मैं बताता हूं आपके सामने, PUC8 आपको पढ़ाएंगे। 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बस 1 मिनट का ब्रेक। चलो, होली का मैसेज आ रहा है। नया नया शादी हुआ है तो समझ रहे हो, साला सुबह में ही मेरा फोन किया था होली विश करने के लिए। हम इधर क्लास ले रहे हैं, उसका भी देख रहे हैं कॉल आया हुआ है। साली लोग भी हेलो, वो भी लोग भी फोन किया था। हाँ कहिए नीरज, क्या कह रहे हैं? होली नया नया शादी में बहुत लोग रंग वंग खेलता है, नया नया ब्याह जिसका होता है ना, उसी के लिए होली होता है। पुरानी शादी वाला लोग खा के बस सोता है, समझ रहे हो? तो बिल्कुल। तुम लोग का कौन सा शादी हुआ है बे? बिल्कुल कह रहे हो, तुम तो किसी कैटेगरी में नहीं आते हो। मोहल्ले में घूमो आराम से, आज बंदर बन के। आज तो रंग वंग लगाओ, उधर मोहल्ले में जाओ, कोई पहचान ना पाए, समझ रहे हो? देखिए इधर पढ़ाई करते हैं आगे। सीन ये है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक ऑफ पीबीआर 322। तो ड्रॉबैक नहीं, PUC8 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए PUC8 जो है, थोड़ा सा इसको डिफरेंट लेवल पे हम पढ़ाएंगे। डिफरेंट लेवल इन द सीन कि आपको इंटायरली डिफरेंट लेवल पे पढ़ाया जाएगा। तो एक बार मैं आपको अगले 1 मिनट फिर से टाइम देता हूँ। पहले टाइम तो अभी 1 मिनट के बाद देंगे, पहले एक काम करते हैं, जरा PUC8 आपको दिखाते, फिर 1 मिनट का टाइम देंगे। पानी वानी पी के ठंडे दिमाग से बैठिएगा, प्योर कॉन्सेप्ट होगा। एनसीईआरटी भी दिखाएंगे कि आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है। फिर आपको हम जो पढ़ाएंगे डिटेल पढ़ाएंगे, कम से कम आधे घंटे पढ़ाएंगे, और एनसीईआरटी में 4 लाइन आपको दिखाएंगे। तो उस चीज को कनेक्ट करना सिखाएंगे, क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे वो भी सिखाएंगे। लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग जरा PUC8 को देखते हैं। तो देखो PUC8 भी जो है हमारा एक प्लाज्मिड है। तो ये भी जो है प्लाज्मिड है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर होगा। तो एक बढ़िया सा सर्कल बनाते हैं, ये रहा हमारा सर्कुलर प्लाज्मिड। देखिएगा, होल्ड ऑन, ये रहा हमारा सर्कुलर प्लाज्मिड, ठीक। अच्छा, इसकी सीन ये है कि इस PUC8 के पास एक जीन होता है। ये रीजन मैं सेड कर रहा हूँ, ये रीजन मैं सेड कर रहा हूँ PUC8 का। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से सेड करता हूँ। ये जो है, ये जो सेडेड रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ये रीजन जो है इस पे है, ध्यान दीजिएगा, लैक जेड जीन। अच्छा, कई लोग जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे, उसमें सर ने आपको लैक ओपेरॉन पढ़ाया होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे। आपको बता दें कि बैक्टीरिया वगैरह में एक जीन होता है, उसका नाम है लैक्जेड जीन, उनके प्लाज्मिड में होता है। और उस लैक्जेड जीन की खासियत ये होती है कि वो एक एंजाइम के लिए कोड करता है। उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टो साइडेज एंजाइम, लैकोपेरॉन। क्लास 12th में पढ़े हैं लैकोपेरॉन, नाम सुना है आप लोगों ने लैकोपेरॉन का? यस सर। बहुत बिल्कुल। अच्छे, Yes, sir. ठीक। अच्छा, हमारा हमारा ये जो बैक्टीरिया है, इसके पास एक और रीजन है। PUC8 हम देख रहे हैं, सॉरी बैक्टीरिया नहीं देख रहे हैं। हमारे PUC8 के पास एक और खासियत है। खासियत ये है कि ये एम्फीसिलिन रेसिस्टेंस जीन भी रखता है। इसकी एक और खासियत है, खासियत ये है कि इसके पास ओरी भी है, क्योंकि बिना ओरी के तो काम होगा नहीं, तो इसके पास ओरी भी है। अच्छा, इसकी साइज बहुत छोटी है। ये रहा हमारा PUC8, इसकी साइज सिर्फ 2.75 kb है, मतलब 2750 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। और इसकी एक और खासियत है कि इसका जो लैक्जेड जीन है, इस रीजन पे इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, MCS है। MCS का मतलब क्या होता है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया है। इस रीजन में आप इसको EcoR1 से भी काट सकते हैं, चाहें तो SMA1 से भी काट सकते हैं, चाहें तो BAMH1 से भी इसको काट सकते हैं। मतलब उसी जीन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, SAL1 से, PST1 से, ध्यान दीजिएगा, और हिंद थर्ड से भी आप इसको
इस रीजन में काट सकते हैं, मतलब ये रीजन बन चुका है इन सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स की वजह से मल्टीपल क्लोनिंग साइट। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को पता है, आप चिंता ना करें, 2 मिनट के अंदर समझाते हैं। इसी को MCS कहते हैं। देखो पिछले स्टेप में प्रॉब्लम क्या हुआ था, इसको लेंदी नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये हुआ था पिछले स्टेप में कि भाई हमारा सिलेक्शन प्रोसेस बहुत कठिन था, तो सिलेक्शन प्रोसेस की कमी को ही ये दूर करता होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ। इसका एडवांटेज ये है PUC8 का, इसका पहला एडवांटेज ये है कि इसकी कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होती है। ये तो चलो हमारी जरूरत थी, हाई कॉपी नंबर, ठीक है। एक बार में ये 500 से 700 कॉपीज बनाता है। साइज इसका छोटा है, हमारा वो 4.3 KB का था, ये सिर्फ 2.675 KB का है, तो इसका साइज स्मॉलर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका सिलेक्शन 2 स्टेप का प्रोसेस था, और इसका सिलेक्शन यही इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेक्शन 1 स्टेप का प्रोसेस है, सिंगल स्टेप सिलेक्शन, सिंगल स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस। और यही हमारा जो है सबसे मेन क्राइटेरिया है। तो छोड़ दीजिए PUC8, आपको कुछ नहीं करना है PUC8 का। मैं आता हूं 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट का आपको ब्रेक देते हैं, जरा पानी पी लीजिए। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे वो आप हायर क्लासेस में सीखोगे, उसका निचोड़ आपको क्या जानना है अभी NCERT से दिखाएंगे। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठंडे दिमाग से बैठिएगा, सारी चीजों को हम अभी जोड़ेंगे और पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो हम आते हैं, तब तक आप लोग कोई डाउट होगा मन में तो ध्यान रखिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा। हेलो, ना जग गए, बोलो बोलो, गुड मॉर्निंग। घर आने के बाद बात नहीं होगा, अच्छा इसलिए सुनो ना, हम तुमको 1 घंटे में कॉल करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तुमको हम कॉल बैक करते हैं, तुम चिंता नहीं करो, हम कल भी करने वाले थे, लेकिन अभी जान ही रहे हो, सिलेबस का लफड़ा रहता है। तो चलिए हम लोग जो है इस चीज को पढ़ने चलते हैं, PUC8 की मदद से सिलेक्शन प्रोसेस। कैमरा मैं ऑन कर देता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका डिस्क्लेमर ये है कि ना तो ये डेटा आपके NCERT में होगा, सबसे पहली बात, और ना तो आपके मॉड्यूल में होगा। तो सर फिर पढ़ा क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है सर, सिंपल तरीका से समझा दीजिए। देखिए हम लाख सिंपल तरीके से समझाते हैं, एक बार जब आपके स्टैंडर्ड को हम उठा देंगे इस टॉपिक में, तो आपको NCERT बच्चों का खेल लगेगा। बायोटेक नो डाउट नॉन फिजियो टॉपिक है, बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपका स्टैंडर्ड अपलिफ्टेड रहे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डिटेल पढ़ाएंगे, NCERT से भी पढ़ाएंगे, दोनों का ध्यान रखेंगे। आप सिर्फ NCERT याद रखना। तो हम लोग जो टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं, ना तो वो आपके NCERT में है, ना तो वो मॉड्यूल में है। किसी का माइक ऑन है, दिक्कत हो रही है। ये तो किसका माइक ऑन है, ये तो मैं ऑफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, ना तो वो NCERT में है, ना तो मॉड्यूल में है। हम लोग इसका सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ाएंगे, लेकिन उस सिलेक्शन प्रोसेस से पहले ये जो कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं ये कहीं नहीं है, ना NCERT में ना मॉड्यूल में। कॉन्सेप्ट क्या है तो सुनो तुम लोग आसानी से समझ जाओगे।
देखो बैक्टीरिया वगैरह में एक बहुत फेमस जीन होता है, उस जीन का नाम है लैक्जेड जीन। जो लोग नहीं जानते हैं वो जानिए कि हर बैक्टीरिया के पास एक जीन पाया जाता है, उसका नाम है लैक्जेड जीन। अच्छा, आपको पता है जीन डीएनए का टुकड़ा होता है, उससे क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से क्या बनता है बोलिए तो? प्रोटीन। प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बनता है? एंजाइम। 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 आपको पता है बैक्टीरिया वगैरह में इससे जो एंजाइम बनता है उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर नहीं जानते हैं बस सुनते चलिए। कह रहा है सर आप ही ना पढ़ाए थे बायोमोलिक्यूल में एंजाइम्स आर प्रोटीनीसियस इन नेचर, तो ये भी एंजाइम प्रोटीनीसियस है। और सर कोई भी एंजाइम क्योंकि अमाइनो एसिड से अगर बना हुआ है और प्रोटीन है तो दो टर्मिनल होंगे। सर आपको पता है ये जो हमारा एंजाइम है इसके भी दो टर्मिनल होंगे। एक तो एंजाइम है तो 3D स्ट्रक्चर होगा। एक टर्मिनल सर इसका N होगा और दूसरा टर्मिनल C होगा। N अमाइनो टर्मिनल और C कार्बोक्सी टर्मिनल होगा या नहीं होगा बोलिए तो? यस सर। यस सर। ठीक, दो टर्मिनल N और C टर्मिनल आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप लोग जानते हैं। आपको पता है इस लैक्जेड जीन के दो टुकड़े होते हैं, हैव टू फ्रैगमेंट, मतलब इस जीन में दो टुकड़े होते हैं। और जानते हैं वो दो टुकड़ों का नाम क्या है? एक टुकड़े का नाम है अल्फा फ्रैगमेंट और एक का नाम है ओमेगा फ्रैगमेंट। मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अल्फा और ओमेगा को बहुत अच्छे से आप लोग सिंबल को समझ पा रहे होंगे। ये अल्फा है, ये ओमेगा है। आप जानते हैं इसका जो अल्फा वाला हिस्सा है वो इसका एन टर्मिनल बनाता है। मतलब इसमें जो आपको दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, एक अल्फा से कोड होता है और सी वाला ओमेगा से कोड होता है। इस प्रोटीन के दो अलग अलग रीजन्स होते हैं। एन टर्मिनल को कोड करता है, मतलब ये कोड करता है, ये वाला फ्रैगमेंट कोड करता है, कोड फॉर कौन सा फ्रैगमेंट? अमाइनो टर्मिनल, अमाइनो पार्ट ऑफ प्रोटीन, उसके लिए कोड करता है। जबकि ओमेगा किसके लिए कोड करता है बताइए तो? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक, कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ प्रोटीन। अच्छा, आपको पता है अगर N और C को मिलाइएगा, अगर N और C को जोड़िएगा तभी आपको एक फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम मिलेगा। मतलब जब दोनों को जोड़िएगा, अच्छा अकेले अकेले ये दोनों काम नहीं करेंगे। एलोन ना तो ये काम करेगा और ना तो एलोन ये काम करेगा। दोनों अकेले अकेले मतलब आधे आधे हिस्से काम नहीं करेंगे। एलोन ये दोनों क्या होंगे, फंक्शनल या नॉन फंक्शनल? नॉन फंक्शनल। नॉन तो फंक्शनल। दोनों हिस्सों को जब जोड़ोगे तब जाके फंक्शनल प्रोटीन मिलेगा। और अकेले अकेले मतलब ये जीन जो है इसके दो टुकड़े हैं, जो लैक्जेड जीन है, अल्फा और ओमेगा, जब तक दोनों जीन मिल के काम नहीं करेगा एक फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगा। दोनों मिल के कोड करते हैं, कोड फॉर फंक्शनल कौन सा एंजाइम? तो ऊपर आपको नाम पता चल चुका है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बस 1 मिनट का और खेल है, तुम लोग मेरे को पता है बहुत समझदार स्टूडेंट हो, बस 1 मिनट का टाइम दो। अच्छा, तुमको पता है एंजाइम है तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई सबस्ट्रेट होगा, होगा या नहीं होगा? यस यस सर। ठीक है। आप जाने बैक्टीरिया वगैरह इस एंजाइम का क्यों यूज करता है, हम बताते हैं। इस एंजाइम का एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम क्या है? इस एंजाइम का सबस्ट्रेट, मान लो बैक्टीरिया में ये एंजाइम बना हुआ है, तो बैक्टीरिया इसका क्या यूज करता है? तो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है गैलेक्टोसाइडेजेस। अब ये गैलेक्टोसाइडेजेस क्या है मैं समझाता हूं। जिसको तोड़ने पे गैलेक्टोसाइड मिले, आप सॉरी गैलेक्टोज आपको मिले, तो आपको बता दें जैसे गैलेक्टोसाइडेजेस में आ जाता है लैक्टोज। तुम्हें पता है लैक्टोज पे जब ये एंजाइम काम करता है, लैक्टोज सबस्ट्रेट है, एंजाइम पड़ा बीटा गैलेक्टो, तो ये टूट जाता है दो चीजों में। एक तुम्हें पता है पीछे हम पढ़ाए हुए ग्लूकोज और कलेक्टर। लैक्टोज। गैलेक्टोज, ये प्रोडक्ट मिला।
तो तुम्हें क्या पता चला, सिंपल सी बात समझाएं, अगर हम बहुत बहुत तुम लोग से पहुंच चुके हो, बिल्कुल करीब हो इस टॉपिक के, तुम लोग बहुत नजदीक हो इस टॉपिक को, तुम लोग समझ चुके हो। सुनो, साधारण शब्दों में कहें सर, जो बैक्टीरिया का लैक्जेडजीन है ना, उसमें दो टुकड़ा होता है, एक अल्फा एक ओमेगा। सर अल्फा और ओमेगा दोनों प्रोटीन बनाता है, और दोनों प्रोटीन जब जुड़ता है तब एक फंक्शनल एंजाइम बनता है, उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सर ये एंजाइम क्या करता है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है जिसके ब्रेकडाउन से आपको गैलेक्टोज मिल सके। बात खत्म, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सर लैक्टेज एंजाइम तो अलग है ना? लैक्टोज, सर, लैक्टेज, हाँ लैक्टेज अलग है, वो भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ही है। मतलब समझ लो कि वो लैक्टेज भी इसी कैटेगरी का एंजाइम है, क्योंकि वो भी इसको तोड़ेगा तो तुम्हें तो गैलेक्टोज ही मिलेगा, लेकिन वो अलग है, तुम्हारे पेट में पाया जाता है। दक्ष, वो आपके पेट में पाया जाता है ना? यस सर, यस सर, मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर, यस सर। ठीक। अच्छा एक बात समझिए, एक बात आपको बताते हैं, इसी बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस, जैसे ये बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस हैं, कई बार आर्टिफिशियल गैलेक्टोसाइडेज भी मार्केट में आते हैं। जैसे मैं नाम बताता हूँ, आर्टिफिशियल गैलेक्टोसाइडेज। देखो आर्टिफिशियल गैलेक्टोसाइडेज में एक बड़ा फेमस कंपाउंड आता है, उसका नाम है एक्स जेल। एक्स गल भी लोग पढ़ते हैं, एक्स जेल भी पढ़ते हैं। ये मान लो सबस्ट्रेट है, बिल्कुल लैक्टोज की तरफ, ये सबस्ट्रेट है। अच्छा, इसके ऊपर जब ये एंजाइम काम करता है, मतलब ये वाला बीटा गैलेक्टो एंजाइम काम करता है, तुम्हें पता है ये एक्स गल भी गैलेक्टोसाइडेज ही है, इसके ऊपर जब ये एंजाइम काम करता है तो ब्लू कलर मिलता है, मतलब एक ब्लू कलर तैरने लगता है। मतलब एक्स जेल के ऊपर जब ये एंजाइम डालोगे तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो ब्लू कलर का होता है और वो छन के ऊपर तैरने लगता है। तो मतलब एक्स गल के ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम डालने से आपको एक नीला रंग का, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। इतनी बात बस समझ में आई? पहले ये बताइए। Yes, sir. यस सर। Yes. अब आप तैयार हैं सिलेक्शन पढ़ने के लिए? मैं आपको एक सिलेक्शन पढ़ाता हूं, पहले एक बार ठंडे दिमाग से बस देख लीजिए, कहीं कोई तकलीफ है तो पूछिए, फिर आपको समझाते हैं। बस 30 सेकंड देखिए, सिलेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। चलो, इंटायरली डिफरेंट लेवल का कॉन्सेप्ट है। हायर क्लास में जब आप बायोटेक पढ़ोगे तब मैं नहीं चाहूंगा कि आप कभी भी हायर क्लास में बायोटेक पढ़ो, आप मेडिकल कॉलेज जाओ, ये पढ़ने की नौबत आपको ना आए बस। और फिर एनसीईआरटी भी अभी दिखाएंगे। कल रात को एक लड़का 11 बजे रात को कॉल किया, अनमोल था, मेरे ही बैच का स्टूडेंट था, तो उसको कॉलेज मिला, मेडिकल कॉलेज, तो वो कई दिन से कॉल कर रहा था और मैंने अपना पुराना नंबर अपनी वाइफ को दे दिया था। तो वाइफ घर में रहती थी, तो क्योंकि जम्मू में नंबर आते हुए बंद हो जाता है ना, तो वो बेचारा कॉल करता था तो बात ही नहीं हो पाती थी मेरे से। अब क्या हुआ, कल 3 दिन की छुट्टी पे हम थे, तो उसने रात को कॉल किया कि सर मैंने कई बार कॉल किया, आपका कोई फोन लड़की उठा रही थी। मैंने कहा यार वो मेरी वाइफ है, शादी हो गई है। तो उनको कॉलेज मिल गया था। एक्चुअली वो 2 बार के ड्रॉप आउट थे मेरे पास जब वो आए थे, तो 11-12 तो पास थे ही, एक बार और वो ड्रॉप कर चुके थे। और मतलब होता है नहीं है कि बैकग्राउंड, चाहे जो भी हो, बैकग्राउंड पे मैं नहीं कमेंट कर रहा हूँ, पर हाँ उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी, बहुत स्ट्रगलिंग स्टूडेंट था, बहुत मेहनत किया था। उसको पता था कि सर रात में भी कॉल उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब हम रात में भी फोन उठा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्लास में भी उठा लेते हैं, देखते हो तुम लोग, क्लास में भी हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, फोन आता है तो जरूर उठाते हैं। कई बार बच्चे होते हैं जिनको जरूरतें होती हैं रियल में, तो मैं फोन उठाने में नहीं, ये सब तामझाम नहीं है। इवन मेरे क्लास में बच्चा सब भी फोन उठा लेता है। तो उससे रात में बात की, बड़ा अच्छा लगा, उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया तो बहुत खुश था। हालांकि ये था कि उसको कर्नाटका में शायद कॉलेज मिला हुआ था, कह रहा था कि कर्नाटका में मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, ये मिल गया वो ज्यादा मायने रखता है। बहुत स्ट्रगलिंग था, 2 साल से बेचारा तैयारी कर रहा था। देखो कॉलेज कोई भी मिले, ड्रॉपर स्टूडेंट्स को मैं ये भी बार बार कहता हूँ, कॉलेज, हर कॉलेज में पढ़ाई एमबीबीएस की ही होती है, डिग्री एमबीबीएस की ही मिलती है। डॉक्टर होने का ठप्पा ही बहुत बड़ा ठप्पा होता है।
तो और वो हालांकि वो अच्छे कॉलेज में गया है कर्नाटका के, लेकिन हाँ वो चीज़ है कि मेरे को उसके लिए बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई बच्चे इस चीज़ को अप्रिसिएट करते हैं। उसके अंदर ये था, पिछले कई दिनों से वो कम्युनिकेट करना चाहता था और फाइनली उसने रात को 11 बजे कम्युनिकेट किया। वो मेरे लिए ज्यादा अच्छी बात थी। अच्छी बात ये थी कि अच्छा लगा कि चलो बच्चे को बताने की बहुत जल्दी है कि हाँ सर को हम बताएं कि हाँ हमको कॉलेज मिल गया, और उसके लिए उसने कई बार कोशिशें की। वो ये नहीं सोचा कि हाँ रात को 11 बजे कॉल कर रहे हैं। तो डज नॉट मैटर, अच्छा लगता है जब भी बच्चे ये चीजें बताते हैं। तो खैर इधर आते हैं, सिलेक्शन पढ़ते हैं। काफी सारे बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ है, काफी सारे बच्चों का जो बताते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। और अभी क्या है ना, पिछले कुछ सालों से जब से ऑनलाइन हुआ है सिस्टम, बहुत कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है मेरा बच्चों से, सामने से फेशियल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया, कॉलेज उनको मिल गया, वो कॉल करते हैं बताते हैं, तो पता भी नहीं रहता है कि ये मेरा ही स्टूडेंट है, क्योंकि चेहरे से देखो तो पहचान आ जाता है। अनमोल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनको मैंने चेहरे से देखा है, पढ़ाया है पूरे साल, तो इसलिए मेरे को पता चल गया कि हाँ ये वही है। उसका आवाज सुनते ही हम पहचान लिए कि हाँ अनमोल ही है। कह रहा है कि सर आपने एक ही बार में पहचान लिया। मैंने कहा भाई हम जिस बच्चे को पढ़ा ले, जिस पे मेरी नजर पड़ जाए, उसको तो हम नींद में भी पहचान लें। खैर उधर ये छोड़िए, इधर पढ़ते हैं। कहते हैं सर आप जो ताम झाम पढ़ा रहे हो, इतनी देर से बातें बहुत कर रहे हो सर, 1 घंटे में टॉपिक अपना पीवीआर 322 नहीं खत्म हुआ। चैप्टर का बैकबोन है, बायोटेक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस अच्छे हिट होते हैं, और मैं आपको क्वेश्चन के लिए ही तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वक्त ले रहा हूँ। वक्त अगर कंटेंट के साथ मिलता है तो वक्त जाया होता है, मतलब अच्छा होता है। इधर देखिए, PUC 8 का हम लोग इस्तेमाल करके ब्लू व्हाइट सिलेक्शन आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से, ध्यान रखिएगा। अब पढ़ाते हैं, देखिए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, कैसे हम लोग PUC 8 यूज करके हमारे बैक्टीरिया को पहचानेंगे, वो जरा देखते हैं। इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स देखिए, इसका पहला स्टेप है, मैं दिखाता हूं, बड़ा सिंपल सा है। देखो इसमें जो हम लोग एक बैक्टीरिया यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग एक बैक्टीरिया यूज करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया कोई नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो म्यूटेंट होता है, और इसके पास सिर्फ लैक्जेड जीन का ओमेगा फ्रैगमेंट होता है, सिर्फ ओमेगा फ्रैगमेंट होता है। इस बैक्टीरिया को, ध्यान दीजिएगा, हम लोग PUC 8 देते हैं। अच्छा, आपके PUC 8 पे भी एक जीन है, कौन सा जीन था? तो अभी अभी आप लोग देखे हैं लैक्जेड जीन, लेकिन आपको पता है वो लैक्जेड जीन पूरा नहीं था, बल्कि सिर्फ उसमें अल्फा फ्रैगमेंट था। कौन सा फ्रैगमेंट था जरा बताइए तो? अल्फा फ्रैगमेंट। अच्छा, जब इस PUC 8 को इस बैक्टीरिया को दीजिएगा तो बैक्टीरिया आपका ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बोलिए तो। Yes, sir. यस और सर। आपके बैक्टीरिया के पास ओमेगा फ्रैगमेंट था, ओमेगा फ्रैगमेंट था, और उसके पास अल्फा आ ही गया। तो जब अल्फा मिला और PUC 8 का ओमेगा मिला, तो ये बैक्टीरिया क्या बनाने लगेगा, बोलिए तो? फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने लगेगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छे। मतलब आपको पता सर चला। आपने ऊपर लिखवाया है ना हाँ हाँ, कि लैक्जेडजीन दोनों फ्रैगमेंट्स को 2 लेता है फ्रैगमेंट होते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उस पे अल्फा फ्रैगमेंट भी है और वो बीटा भी है, भी। ओमेगा फ्रैगमेंट भी है। तो बोलिए आपने इस पे PU 8 पे तो PU 8 पे सिर्फ एक होती है। एक्चुअली हम लोग ऐसा, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ऐसा PUC 8 लेते हैं जो कंप्लीट लैक्जेडजीन ना हो के सिर्फ ओमेगा फ्रैगमेंट वाला होता है, और ऐसा बैक्टीरिया लेते हैं जो म्यूटेंट, नॉर्मल बैक्टीरिया के पास कंप्लीट लैक्जेडजीन होता है। हम लोग एक ऐसा बैक्टीरिया उठाते हैं जो म्यूटेंट होता है और उसके पास सिर्फ ओमेगा फ्रैगमेंट होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, वी यूज। आप यही पूछना चाहती है ना कि सर कंप्लीट क्यों नहीं होता है एक ही के पास, दोनों के पास अलग अलग क्यों होता है, बोलिए? यस सर। एक्चुअली वो हम लोग यूज ही ऐसा करते हैं, तभी हमारा ये सिलेक्शन पॉसिबल हो पाता है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, ठीक? सर ये पॉसिबल है फिर? हाँ ऐसा पॉसिबल ही है। म्यूटेशन से आप जीन्स में ऑल्टरेशन करते हो या नहीं करते हो? म्यूटेशन से तो यस ऑल्टरेशन सर। पॉसिबल है ना। तो हम लोग, इसके पास जो हमारा बैक्टीरिया है म्यूटेंट स्ट्रेन है, इसके पास सिर्फ ओमेगा फ्रैगमेंट है, और हमारे PUC 8 क्योंकि वो तो हमने आर्टिफिशियल तैयार किया है, तो हम लैक्जेड जीन का हटा लेते हैं ओमेगा फ्रैगमेंट, सिर्फ अल्फा रखते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक।
तो ओमेगा एब्सेंट है इसके पास। अब आपको आगे पढ़ाते हैं इसके बाद क्या करना है। चलिए चलें स्टेप नंबर 2 में। इतनी बात समझ में आया बोलिए तो? यस। ठीक, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे आते हैं, बस आप पहुंच चुके हो। स्टेप 2 ही है इसका फाइनल जो आपके एनसीईआरटी में सीधा पढ़ा दिए हुए है, और अभी 2 मिनट के अंदर तुम लोग इसको समझने वाले हो। तुम लोग पढ़ने जा रहे हो ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, और बिलीव मी तुम लोग बहुत समझदार हो, तो 1 मिनट के अंदर इसको तुम लोग खुद डिकोड करोगे। देखो क्या कर रहे हैं। एक काम करो, सबसे पहले तो एक PUC8 ले लो। एक PUC8 ले लो। स्टेप नंबर 2 में हमने एक PUC8 लिया। आपके PUC8 के पास कौन सी जीन है? तो लैक जेड जीन है। लेकिन इस लैक जेड जीन में आपके पास कौन सा फ्रेगमेंट है, सिर्फ बताइए तो? ओमेगा फ्रेगमेंट। अल्फा 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 फ्रेगमेंट है। अच्छा एक काम कीजिए, जैसे उसी लैक जेड जीन पे कई रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, तो मान लीजिए हम लोगों ने यूज किया, वी यूज EcoR1। मान लीजिए EcoR1 किया, तो क्या करेगा? मान लीजिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने इस्तेमाल किया, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया, एग्जांपल में मैंने बताया, तो वो क्या करेगा? इस PUC8 को काट देगा। तो ये रहा क्लीव्ड PUC8। हुआ या नहीं हुआ बोलो तो? यस सर। ठीक। अच्छा एक काम करो, इस क्लीव्ड PUC8 को अपना डिजायर्ड जीन दे दो। कोई भी डिजायर्ड जीन दे दो, जैसे इंसुलिन का जीन है वो दे दो। डिजायर्ड जीन तुमने दे दिया। अच्छा दे दिया, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? ध्यान दो, तुम्हें मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, 2 तरह का कंपोनेंट मिलेगा। एक तो मिलेगा तुम्हें रिकॉम्बिनेंट PUC8, मिलेगा या नहीं मिलेगा बोलो? Yes. ठीक ठीक, बहुत हाँ, अच्छे। yes, अच्छा कई बार ये भी होता है ना कि PUC8 जो होगा कटा होगा और अपने आप जुड़ गया होगा, बोलो तो ये भी हुआ होगा? ऐसा भी हुआ होगा? sir. ठीक ठीक ठीक, मतलब ये PUC8 दोबारा जुड़ गया, तो ये री एनील्ड या रीलाइगेटेड PUC8 हुआ, बोलो तो? यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छे, अब तुम लोग एकदम नजदीक हो इसके कॉन्सेप्ट के। बाकी बच्चों को पढ़ाई समझ में आता है? ईमानदारी से बोलिए। Yes, sir. ठीक है, इम्पोर्टेंट। देखो कहाँ जाओगे, हम पढ़ा रहे हैं डिटेल में, या तो तुम मतलब घूम फिर के आना तुमको एनसीईआरटी पे है, तो कहाँ भाग कहाँ जाओगे? आना तो एनसीईआरटी पे ही है, और एज पर माय कमिटमेंट एनसीईआरटी ही हम पढ़ा रहे हैं, कुछ और नहीं पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ो ना, शांति से पढ़ो, एकदम ठंडे दिमाग से होके पढ़ो। तुम लोग पढ़े बने ही हो पढ़ने के लिए। तो ये हमारा रीलाइगेटेड PUC8 है। अब देखिए आप ना जीन्स के साथ खेलना सीख चुके हैं, मतलब बड़े आराम से आप खेलना सीख चुके हैं। इसके पास है लैक्जेड जीन, और उसमें है अल्फा फ्रैगमेंट, क्योंकि ये रीएनील्ड है। जबकि हमारा जो है ये रिकॉम्बिनेंट PUC8, इसका लैक्जेड जीन तो खराब हो गया होगा ना? यस सर। तो लैक्जेड जीन एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव। क्योंकि क्योंकि वहीं पे तुमने इंसर्शन कर दिया है ना? वहीं पे इंसर्शन कर दिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया जाए, बोलिए। Yes, ठीक sir. है, तो मान लीजिए हम लोग उसको उठा के, हम लोग इनको उठा के, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इनको उठा के ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, बैक्टीरिया में डालते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया हम लोग 2 तरह का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही लिख दिया है कि भाई 2 अगर हमारे पास है तो 2 तरह का बैक्टीरिया, मान लीजिए ये A और ये B। ठीक, हमने 2 तरह का बैक्टीरिया यूज करते हैं, ये A नंबर, ये B नंबर। ठीक, अच्छा ये जो बैक्टीरिया हैं, ये दोनों बैक्टीरिया जो है म्यूटेंट इकोलाई हैं। ये म्यूटेंट इकोलाई हैं, और इनके पास म्यूटेंट इकोलाई हैं हैव ओनली ओमेगा फ्रैगमेंट। कौन सा फ्रैगमेंट है बोलो तो? Omega. ओमेगा फ्रैगमेंट है। ठीक, अब थोड़ी देर में देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ होगा। जब तुमने इस PUC8 को इन बैक्टीरिया के अंदर भेजा होगा, तो दोनों में से किसी ना किसी ने किसी को टेकअप किया होगा। दोनों में, इन दोनों के पास हम लिख भी देते हैं, ये बैक्टीरिया रहा, ये बैक्टीरिया रहा। दोनों भाई के पास ओमेगा फ्रैगमेंट है, इसके पास भी ओमेगा है, इसके पास भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा। अच्छा मान लीजिए हमारे एक ने रिकॉम्बिनेंट PUC8 ले लिया, RPUC8 ले लिया। ठीक, अच्छा हमारे जबकि दूसरे ने नॉर्मल PUC8 उठा लिया, नॉर्मल PUC8 उठा लिया, तो नॉर्मल PUC8 उठाया तो आपको तो पता ही है कहानी क्या है। इसके पास अल्फा आ गया, इसके पास नो अल्फा, इसके पास तो कोई अल्फा नहीं है।
अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो बैक्टीरिया हुआ ए नंबर, ये कौन सा इकोलाई हुआ? क्योंकि इसी के पास आपका डिजायर्ड गया है, ये कौन सा इकोलाई हुआ? रिकॉम्बिनेंट इकोलाई। और ये जो दूसरा वाला है नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसके पास नॉर्मल PuC8 गया है ना? यस सर। आपका रिकॉम्बिनेंट क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा? नो सर। प्रोड्यूस नो No, sir. बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट बनाएगा। बनाएगा। बनाएगा, Yes, क्योंकि sir. उसके पास अल्फा और बीटा दोनों है। प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टो। अब इनको आपको पहचानना था ना, पहचानना था ना, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, आप पहचानते कैसे? कैसे पहचानते? तो मैं आपको बताता हूं। इस बैक्टीरियल कॉलोनी पे, इस बैक्टीरियल कॉलोनी पे जहां ये आपके दोनों बैक्टीरिया हैं, हम लोग क्या करते? एक्स गल डालते, एक्स जेल डालते। वी यूज एक्स जेल। वी यूज कैसे क्या डालते? एक्स जेल इन कल्चर मीडियम। इन कल्चर मीडियम एक्स जेल अभी अभी आपने देखा क्या है? सबस्ट्रेट है। चाय तो चलिए, चाय आ गया हमारा। फिर से शादी का बेनिफिट आप लोगों को बता रहे हैं कि यही बेनिफिट है। इधर देखिए, दूसरा कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये रहा हमारा क्या है? एक्स जेल आ चुका है। एक्स जेल जब आप डालेंगे तो देखिए, जो हमारा ये बी वाला बैक्टीरिया है, ये नीला कलर का हो जाएगा। क्यों नीला कलर का हो जाएगा बताइए तो? क्योंकि एक्स जेल कैसा कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, बोलिए तो? ब्लू कलर। ब्लू। बहुत अच्छे। मतलब एक्स जेल प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस ब्लू कलर कॉलोनी, ब्लू कलर कॉलोनी। और जो आपका रिकॉम्बिनेंट होगा वो क्या उजला, वो किस कलर का रहेगा? वाइट। जैसा रहेगा वैसा ही रह जाएगा। Yes. मतलब Yes, व्हाइट sir. रह जाएगा। तो वो कैसा रह जाएगा? व्हाइट रह जाएगा। ठीक। प्रोड्यूस नो कलर आप कह लीजिए, नो कलर आप कह लीजिए। अच्छा, ये चीज तो आपको यहां दिखाई दे रहा है ना। मास्टर प्लेट पे ये ऐसे नजर आता है। देखिए, मास्टर प्लेट पे ये ऐसे नजर आता है। कुछ उजले कलर के कॉलोनीज नजर आते हैं आपको, और कुछ ब्लू कलर के कॉलोनीज नजर आते हैं। और एक ही स्टेप में आपने पहचान लिया कि नहीं कि आपका कौन सा कॉलोनी है? Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? Yes, अब sir. आ रही है? हाँ, ठीक Yes, sir. ठीक ठीक। मैं जरा वीडियो ऑफ करता हूँ, तब तक हम चाय पीते। ठीक ठीक। अच्छा, ये देखिए, मैम में कोई ध्यान है? आपको एक स्टेप में पता चल गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्स जेल डालते हैं कि आपका कौन सा है और आपका कौन सा नहीं है, बताइए तो? Yes, sir. रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। और ये जो ब्लू वाला नजर आ रहा है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है। अब ये तो हुआ इसका डिटेल्ड वर्जन, ये तो इसका डिटेल्ड वर्जन हुआ, इतना तामझाम। एनसीईआरटी वाला वर्जन दिखा दे आपको? Yes, sir. ठीक है, एनसीईआरटी वाला वर्जन भी हम दिखाते हैं। बट बिफोर दैट आप एक काम कीजिए, इस स्क्रीन को छोटा करते हैं। आप अपने एंड से एक बार जूम करके पूरा पेज देखिए, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेझिझक होके पूछिए। सर ये एक्स कल वाला से समझने के लिए है ना, ये इसके बारे में क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे। मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है दक्ष, डोंट वरी। ये तो समझाने के लिए हम बताए हैं, ताकि आप समझ सको। मतलब एक्सपेरिमेंट एक्चुअल कैसे हो रहा है वो आपने पढ़ा, लेकिन अब एनसीईआरटी से क्या जानना है वो भी बताते हैं। देखो, PuC8 की मदद से तुम कैसे करोगे? तो PuC8 के साथ तुम अपना जीन डाल दो, उसको बैक्टीरिया में डालो, और उस कॉलोनी में तुम एक्स जेल डालो। कुछ बैक्टीरिया ब्लू कलर देगा। जो बैक्टीरिया ब्लू कलर देगा वो कैसे PuC8 होंगे? वो बैक्टीरिया होंगे जिनमें Non-recombinant. नॉर्मल PuC8 गया होगा। और जो बैक्टीरिया व्हाइट कलर देगा वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? रिकॉम्बिनेंट। Recombinant. बस बस बस। तो सिंगल स्टेप में पहचान लोगे तुम्हारा बैक्टीरिया कौन सा है। यस सर। सर थोड़ा Yes, सा sir. सर पेज ऊपर कर ठीक। दें। हाँ हाँ, मैं पेज ऊपर कर देता हूँ। ठीक ठीक। सर हाँ बताइए।
सर आप स्क्रीन फिर से शेयर कर देंगे सर, वो पूरी ब्लैक हो गई। अब बिल्कुल, क्या पीडीएफ में है? किसकी? एवोल्यूशन की? स्क्रीन सर, स्क्रीन शेयर कर दो फिर से। अच्छा स्क्रीन दोबारा शेयर कर दे। ठीक 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 ठीक, मैं कर देता हूँ, कोई। देखिए तो रमन अब दिखाई दे रहा है, दोबारा शेयर किए हैं। यस सर। ठीक है, चलिए आप लोगों को हम एनसीईआरटी दिखाते हैं क्योंकि एट द लास्ट एनसीईआरटी ही पढ़ना है, तो सारा ज्ञान एक तरफ, एनसीईआरटी एक तरफ। और देखिएगा, आप एनसीईआरटी के लाइंस को खुद डिकोड करने जा रहे हो, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं रोल है? क्योंकि हम जो दिखाना चाहते थे वो हम दिखा चुके हैं। ये रहा हमारा एनसीईआरटी का पेज। लेट्स ब्रिंग अप हियर, और इस पेज को मैं जरा पहले तो क्रॉप कर दूं जितना हमारे काम का है। नहीं रहने देते हैं, ऊपर वाला भी काम का ही है। एक सेकेंड, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं, ऊपर वाला भी काम का ही है। चलिए स्क्रीन आप लोगों को बस दिखाई दे, ये फोटो दिखाई दे रहा है? यस सर। बोलिए। ठीक है, तो जरा हम कुछ लाइंस दिखाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते चलिएगा। सिलेक्शन, ये पेज देखिए कितना कम में एनसीईआरटी लिखता है। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two different plates having different antibiotic। ये ड्रॉबैक ऑफ पीपीआर 322 है, बता रहा है, बोलिए तो। यस Yes. सर। यस सर। उसका सॉल्यूशन अब देखिए। अब PUC8 कैसे पढ़ाए हुए एनसीईआरटी, सिर्फ गिन के 8 लाइनों में कैसे पढ़ाए हुए देखते हैं। देयरफॉर क्या लिखता है? Alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in presence of chromogenic substrate। जानते हो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कौन है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है एक्स जेल। एक्स जेल ही ना कलर दे रहा है, बोलिए तो। यस सर। यस सर। यस सर। क्रोमो वो मतलब कलर, ऐसा सबस्ट्रेट जो कलर दे, है ना? बोलो। यस सर। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactose Z जीन जहां से कोड होता है वहां पे आप इंसर्शन कीजिए। तो आप दो तरह की PUC8 बनाएंगे, सर एक आपकी तो आवाज कट रही रिकॉम्बिनेंट। है। कट रही। आवाज कट रही है? हाँ सर, पीछे से एक बता मिनट दो बस, थोड़ा, एक्सेल के बाद वाला। ठीक, एक मिनट, हम रिकनेक्ट करके फिर से बताते हैं, रुक जाइए। हाँ देखिए, अब आवाज ठीक आ रहा होगा। अब आवाज ठीक आ रहा है, देखिए तो। यस सर। अब ठीक आएगा। एक्चुअली वो कई बार मेरे फोन से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए दिक्कत आती है कभी कभी, मेरे फोन से ही कनेक्ट हो जाता है। हाँ, तो क्या लिखे हुए है कि इस वजह से हम एक ऐसा, देखिए क्या लिख रहा है, हम लोग पढ़ रहे थे, तो देखिए क्या लिखे हुए हैं। पीछे से लाइन वाला बताने के लिए कह रही थी कोई लड़की, देख लेते हैं क्या कह रही है। इन दिस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब तुम रिकॉम्बिनेंट PUC8 यूज करोगे और उसी टाइम में एक नॉर्मल PUC8 भी जाएगा, ये भी बात पता है तुम्हें। इज इंसर्टेड
within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase enzyme. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम कहां से कोड होता है, कौन से जीन से कोड होता है, बोलो? लैक्सेट। ठीक, आगे आते हैं, देखो पढ़ते चलो। दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, एंजाइम खराब, विच इज रिफर्ड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि भाई आपने एंजाइम को खराब कर दिया है। और फिर जब उस कॉलोनी पे, जब उस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को तुम डालोगे तो कौन सा कलर लिख रहा है, ब्लू कलर के कॉलोनीज। इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, लिख रहा है कि अगर तुम क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट डाल रहे हो और बैक्टीरिया के पास कोई इंसर्ट नहीं है तो कौन सा कलर वो देगा, बताइए तो? ब्लू। ब्लू कलर। मतलब इन बैक्टीरिया ने कौन से PUC8 को लिया है? नॉर्मल। ठीक, जबकि जिन्होंने इंसर्ट लिया होगा, अच्छा डू नॉट इंसर्ट का मतलब कौन सा बैक्टीरिया, डू नॉट इंसर्ट का मतलब कौन सा बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। बहुत अच्छे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इनके लाइंस से कितने बात निकल रहे हैं ये देख रहे हैं एनसीईआरटी के लाइन से, बोलिए तो? यस सर। ठीक, तो प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट, अच्छा प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट का मतलब कौन सा बैक्टीरिया? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। बहुत अच्छे, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, यहाँ बीटा होगा, ये गलत लिखा हुआ है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, यानी कौन सा कलर, व्हाइट। दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। आई बात समझ में? यस सर। यस। इसमें ना सवाल बहुत गिनती के कम पूछे जाएंगे, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जो बैक्टीरिया उजला कलर का है वो कौन सा बैक्टीरिया है, क्या उसका लैक्जेड जीन ठीक है? तो कहिएगा सर जो बैक्टीरिया उजला कलर का है वो रिकॉम्बिनेंट है, उसका लैक्जेड जीन खराब हो चुका है, बोलिए तो? यस सर। यस सर। जो बैक्टीरिया ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा उसका लैक्जेड जीन ठीक है। ठीक है। तो एनसीईआरटी के ये गिने चुने लाइंस और आपने जो पढ़ा सम अप, उसका निचोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन लाइंस को डिकोड करने के लिए ही तुमको आधे घंटे से हम पढ़ा रहे थे, और समझ में आया कि ये लाइंस जितने आसान तरीके से एनसीईआरटी लिख के चल देता है उतना आसान समझना नहीं है। इससे पहले कई बार इन लाइंस को आप पढ़े होंगे, क्या इस लेवल पे जाके इतने बारीकी से ऑब्जर्व किए थे चीजों को? नो सर। नो सर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी की एक लाइन से कई लाइंस निकलते हैं, और अब आप सीख चुके हैं तो आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एनसीईआरटी, लेकिन समझना पूरा डिटेल है, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, बाकी तो लॉजिक है सारा, यस है ना? ठीक है, तो मेरा जो था एनसीईआरटी पढ़ाने का मोटिव वो पूरा हुआ। आगे आते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़े ना आगे? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, किसी के मन में कोई सवाल? नो सर। ठीक, नो सर। अच्छा एनसीईआरटी ना दो जगह पे दो अलग अलग चीज लिखता है, देखिए हम दिखाते हैं क्या लिखता है। जैसे एक जगह पे इसने बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिखा है और दूसरी जगह पे इसने ए कैप गैलेक्टोसाइडेज लिख दिया है। जिनके पास नई एनसीईआरटी होगा, येलो कलर से हम सर्कल आउट करते हैं, जिनके पास अपग्रेडेड एनसीईआरटी होगा दोनों जगह पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिखा होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। नो ठीक, चले आगे, चले आगे। यस सर। अब यहाँ से आपका चैप्टर ग्लाइड करेगा, यहाँ से चैप्टर आपका ग्लाइड करेगा, मतलब नीचे की तरफ फिसलेगा, बड़े तेजी से अब चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इधर आइए, यही चीज था, ये कोर पोर्शन हमको पढ़ाना मेरी जरूरत होती है, क्योंकि इसको बिना पढ़ाए हम इसी चीज को पढ़ाने के लिए मैंने क्लासेस ऑनलाइन लगाया था, बस इसी चीज को पढ़ाने के लिए। इस चैप्टर में पूरा PBR 322 यहीं पे, और ये एक्सपेरिमेंट वगैरह यहाँ पे हम टाइम देके समझा सकते थे। ऑफलाइन क्लास में मेरे लिए इतना पढ़ाना पॉसिबल नहीं था, मैं कैंची चलाता, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा के निकल लेता ऑफलाइन क्लासेस में। तो जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन हैं वो सोच रहे होंगे कि अभिनंदन सर पता नहीं क्यों ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए
हम लोग वेक्टर का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। वेक्टर के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हमने प्लाज्मिड का पढ़ा था। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल वेक्टर का देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर। सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल पढ़े हैं प्लाज्मिड का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक दूसरा वेक्टर, उसका नाम है बैक्टीरियोफाज। एनसीईआरटी में है, बड़ा ही खूबसूरत लाइन एनसीईआरटी लिखता है। मैं बताता हूं बैक्टीरियोफाज कौन है। तुम कहोगे सर ये बैक्टीरियोफाज कब से वेक्टर हो गया? एक वेक्टर आपने पढ़ लिया कि प्लाज्मिड बड़े अच्छे वेक्टर होते हैं, प्लाज्मिड में आपने पीबीआर 322 पढ़ लिया, सारा तामझाम आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने जा रहे हैं दूसरा वेक्टर, उसका नाम है बैक्टीरियोफाज। सुनिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक इकोलाई है, बैक्टीरिया है, ठीक, ये एक इकोलाई है, एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया पे एक बड़ा फेमस वायरस हमला करता है। उस वायरस का नाम है, क्या नाम है? बैक्टीरियोफाज। ये है बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज कौन है? बैक्टीरियोफाज कौन है? तो वायरसेस हैं। ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरियोफाज वायरस है। जो फैगी का मतलब होता है खाना, बैक्टीरिया पे हमला करके उसको खत्म कर देता है। अच्छा, मान लो ये हमारा वायरस है, ठीक। अच्छा, मान लो कि ये हमारे वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। फॉर एग्जांपल ये मान लो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, ठीक। तुम अगर जानते हो तो जानो कि ये वायरस क्या करते हैं, नेचुरली इन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर भेज देते हैं? किसके अंदर भेज देते हैं बताइए तो? बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, ये नेचुरल केस है। अच्छा, कह रहे हो सर, देखो सर, आपने पीछे जो इतना तामझाम पढ़ाया कि वेक्टर के साथ जोड़ेंगे फिर भेजेंगे, बिना वेक्टर के भेजेंगे तो बैक्टीरिया काट देगा। लेकिन सर वायरसेस के साथ ये सब लफड़ा नहीं है सर। वायरसेस सेल्स को अपने काबू में ले लेते हैं। सर एक काम किया जाए सर, इस वायरस को ही पकड़ के, इस वायरस को, इस बैक्टीरियोफाज को, इसी को पकड़ के सर, इसी के जेनेटिक मटेरियल में अगर अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया जाए और उस डिजायर्ड जीन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो सर वो डिजायर्ड जीन हमारा होस्ट तक पहुंच जाएगा। कितना आसान है सर, होस्ट तक आसानी से पहुंच जाएगा। और वायरस जब सेल को कंट्रोल में लेगा तो हमारा जीन भी मल्टीप्लाई करेगा और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा बोलिए? बस हो गया, बस हो गया। यही तो था कि आप अपने डिजायर्ड जीन को बस वायरस से जोड़ दीजिए, बाकी काम वायरस करेगा, सारा लफड़ा ही खत्म। खत्म या नहीं? सर ये क्यों नहीं कर पाता डिस्ट्रॉय? क्यों? देखिए, कई वायरसेस का वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, कई का नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बीमार होते हैं या नहीं होते हैं बताइए? फिर भी कैंसर होता है या नहीं होता है? यस सर। बस यही केस है। उसका भी इम्यून सिस्टम है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि वो इन्फेक्शन फ्री होगा। फिर तो वो अमर हो जाएगा, कोई उसको डैमेज ही नहीं कर पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए, यस सर। पहले तो अच्छा, मैंने बैक्टीरियोफाज के बारे में बताया है, फिर से लिख देता हूं। आर, ये वो वायरसेस हैं, आर वायरसेस दैट इनफेक्ट बैक्टीरिया। एनसीईआरटी के कुछ लाइंस हैं, वो भी मैं लिखता हूं, आप समझ जाएंगे। दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया एंड हैज, जरा लाइंस को पढ़िएगा, एंड हैज एबिलिटी टू replicate within bacterial cell independent ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट। एक बार वायरस अगर अपना जेनेटिक मटेरियल सक्सेसफुली ट्रांसफर कर देता है होस्ट के अंदर, तो उसका जेनेटिक मटेरियल इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप फोटो में देख रहे हैं उसी चीज का लैंग्वेज वाला वर्जन दिख रहे हैं। अगर हम अपने इफ वी लिंक मतलब जोड़ना, आवर डिजायर्ड जीन को ही एलियन जीन कह सकते हो, बोलो तो। एनसीईआरटी एलियन लिखता है, एलियन जीन विथ, अगर हम अपने जीन को किससे जोड़ दे? बैक्टीरियोफाज से जोड़ दे, बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल में जोड़ दे, बैक्टीरियोफाज वी कैन, तो बैक्टीरियोफाज उसको भेजेगा बैक्टीरिया के अंदर, और जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा उसका जेनेटिक मटेरियल, उतनी ही बार हमारा भी जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा। यस सर। ठीक, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स कॉपी नंबर इक्वल टू
इक्वल टू नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाज। क्या ये लाइन एनसीईआरटी का आपको समझ में आया? बताइए। जो कुछ फेमस वायरसेस यूज होते हैं उनमें आता है लैम्डा फेज वेक्टर, ये एक वायरस है। इसी तरह से आता है M13 फाज वायरस, ये भी एक वेक्टर की तरह यूज होता है। ये दोनों वायरस हैं जो वेक्टर की तरह यूज होते हैं। अब फिर से बस मैं इस चीज को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले एक एनसीईआरटी का बड़ा खूबसूरत सवाल है। आपको पता है एनसीईआरटी क्या कहता है? कहता है कि सर प्लाज्मिड भी वेक्टर है और बैक्टीरियोफाज भी वेक्टर है, दोनों में बढ़िया वेक्टर कौन है? तो आपका एनसीईआरटी कहता है कि बढ़िया वेक्टर है बैक्टीरियोफाज। तो वाई बैक्टीरियोफाजेस आर एडवांटेजियस ओवर प्लाज्मिड वेक्टर। मतलब प्लाज्मिड वेक्टर से ज्यादा अच्छे वेक्टर वायरसेस क्यों हैं, बैक्टीरियोफाज क्यों हैं? तो आंसर सुनिए। आपका एनसीईआरटी कहता है, सुनो, जैसे मान लो कि तुम अपने किसी डिजायर्ड जीन को किसी प्लाज्मिड के साथ जोड़े और वो होस्ट के अंदर जाके सिर्फ 100 कॉपी दे रहा है। अगर तुम बैक्टीरियोफाज से जोड़ोगे ना, तुम्हें पता है वायरस 2000 तक कॉपी बनाता है। तो इवन तुम पीबीआर 322 यूज किए थे तो सिर्फ 500-700 कॉपी मिला था। तो वायरसेस का एनसीईआरटी लिखता है कि कॉपी नंबर क्या होता है? बोलिए तो ज्यादा। हाई। ठीक 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 ठीक। अच्छा, आपका जो प्लाज्मिड है उसमें सिर्फ छोटे डीएनए टुकड़ों को जोड़ सकते हो तुम, लेकिन इसमें क्या है, कितना भी बड़ा डीएनए इसके साथ भेज सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल इन्फेक्शन है। कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर डीएनए फ्रैगमेंट। अच्छा, आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है प्लाज्मिड के साथ? उनका चुनाव करना, कि कैसे हम पहचानेंगे कि भाई हमारा वाला कौन सा बैक्टीरिया है, नॉर्मल कौन सा बैक्टीरिया है। लेकिन ये लफड़ा बैक्टीरियोफाज के केस में खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां जहां बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल जाएगा तुम उसको आसानी से ढूंढ सकते हो कि नहीं, कि तुम्हारा कौन सा है रिकॉम्बिनेंट। बोलो तो। यस। तो प्लाज्मिड के जितने ड्रॉबैक्स हैं वो दूर करता है। कौन दूर करता है? बैक्टीरियोफाज। इसीलिए बैक्टीरियोफाज बढ़िया वेक्टर है कि खराब वेक्टर है? बढ़िया वेक्टर है। बहुत अच्छे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप लोग समझ गए हैं। बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है। अब आते हैं आगे। तो हमारा एक वेक्टर हुआ प्लाज्मिड जो हमारे जीन को पहुंचा सकता है, दूसरा हुआ वायरसेस जैसे बैक्टीरियोफाज, तीसरा वेक्टर है जो आप बॉटनी में पढ़ोगे, एम्स पूछ रखा है इस सवाल को, एम्स पूछा है, इसका नाम है, जो थर्ड वेक्टर है इसका नाम है ट्रांसपोजन्स। ट्रांसपोजन्स एम्स ने पूछा कि बताइए जंपिंग जीन्स किनको कहते हैं? तो जंपिंग जीन्स होते हैं, ये अपना जगह बदलते रहते हैं, एक जगह पे ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो इनका भी इस्तेमाल वेक्टर के रूप में किया जाता है, लेकिन बस इनका आप नाम जानिए, इनके बारे में कुछ नहीं जानना है। सिर्फ आपको जानना है कि ये भी अच्छे वेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं जानना है। इससे ज्यादा आप अपना मैम से पढ़ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैम सर जो भी पढ़ाते होंगे। ये वो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, आरडीएनए फ्रेगमेंट, विच कैन, आपको मेनली वही दोनों पढ़ने थे, और जो पढ़ना है वो हम पढ़ाते हैं, रुक जाइए। विच कैन मूव फ्रॉम वन डीएनए टू अनदर। अच्छा, इसके बाद जो अगला है, बस 2 मिनट का और टाइम दोगे तुम लोग? 2 मिनट और पढ़ा लें? बोलो तो। यस सर। ठीक है, बस 2 मिनट का और टाइम दो मेरे को, बस 2 मिनट का और टाइम दीजिए। हाँ ठीक है, ये तीसरा हमारा वेक्टर हुआ। चौथा वेक्टर पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी से पढ़ना है, जिसपे खूब शानदार सवाल आएंगे, वो पढ़ाने जा रहे हैं। ये डी नंबर है, एनसीईआरटी में है, और इंपॉर्टेंट, मेरे को ध्यान भी नहीं है, रिसेंट ईयर में इस पे खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स। अच्छा, जो पीछे हमने अपना डीएनए भेजा था, पीछे जो हमने अपना डिजायर्ड जीन भेजा था, वो तो बैक्टीरिया में भेजा था, प्रोकैरियोट में भेजा था या नहीं भेजा था? बोलिए तो। यस। ठीक, प्रोकैरियोट में भेजा था। लेकिन मान लो कि तुम चाहते हो कि भाई कोई प्लांट जो है हमको इंसुलिन का जीन दे दे, तुम चाहते हो कि बस सर कोई इंसान जो है हमको कोई
प्लांट का जीन दे दे, कोई प्लांट का प्रोटीन दे दे। मतलब तुम यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं। तुम चाहते हो कि यूकैरियोट के सेल में हम अपना डिजायर्ड जीन भेजें। प्लांट यूकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक था। अब तुमको पढ़ाने जा रहे हैं कि किसी प्लांट से अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट तुम कैसे ले सकते हो। तो लेट मी टेल यू, कुछ बड़े फेमस प्लांट होते हैं, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हैं। ये फेमस प्लांट्स जो हैं, जैसे मान लीजिए ये पत्ता है, जैसे ये भी मान लीजिए कि ये भी पत्ता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लीफ है, ठीक। और इस प्लांट में इधर फ्लावर लगा हुआ है, ऊपर फूल लगा हुआ है। फ्लावर सुन के पुष्पा समझा नहीं, पुष्पा सुन के फ्लावर समझा, फायर है। मैं गाना सुने, गाना नहीं है, अल्लू अर्जुन की फिल्म का डायलॉग है, उसका नाम रहता है पुष्पा। पुष्पा फूल होता है, तो कह रहा है पुष्पा सुन के फ्लावर नहीं समझिएगा। खैर इधर देखिए, इस फूल पे ही आप देखेंगे कि जनरली प्लांट्स में सीड्स होते हैं। अच्छा, ये जो हमने पौधा इस्तेमाल किया है, ये एक डाइकॉट प्लांट है। डाइकॉट और मोनोकॉट समझते हैं, बोलिए तो। यस सर। यस सर। ठीक यस। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ चंद मिनटों में हम डिकोड करते हैं। कहता है सर कितना बढ़िया प्लांट है डाइकॉट प्लांट। सर आपको पता है डाइकॉट प्लांट को भी नहीं बकसता है। कौन नहीं बकसता है सर? तो बताते हैं सर। जैसे देख रहे हैं सर, पूरी दुनिया इस वायरस से परेशान है। किससे परेशान है? तो अपना कोरोना वायरस से। इसी तरह से सर एक बड़ा फेमस बैक्टीरिया है, नाम है उसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दुनिया में हर कोई परेशान है, सिर्फ हम नहीं, आप नहीं, प्लांट्स भी परेशान हैं। कहिएगा सर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से क्यों प्लांट परेशान है? तो बताते हैं। इसके पास एक तो इसका अपना जीनोम होता है, जिसको आप बैक्टीरियल जीनोम या जेनिफर कहते हो। कहिएगा ठीक है सर, जेनिफर है। लेकिन आपको पता है इस भाई के पास एक प्लाज्मिड भी होता है। अच्छा, उस प्लाज्मिड का नाम है, क्या नाम है? नीट सवाल पूछ चुका है, टीआई प्लाज्मिड। इसी बैक्टीरिया के पास होता है। इसमें टीआई शब्द का मतलब पूछा गया था। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, मतलब कोई ऐसा प्लाज्मिड है जो ट्यूमर बनवा रहा है, ट्यूमर बनाने के लिए इंड्यूस कर रहा है, उकसा रहा है सेल को। कहिएगा अच्छा क्या है इस टीआई प्लाज्मिड के पास सर कि ये ट्यूमर बनवाता है? इसके पास पाया जाता है हैव, क्या होता है? तो इसके पास एक डीएनए होता है, इसी में एक जीन होता है, एक डीएनए होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टीडीएनए। और वो टीडीएनए जो है क्या करता है? डाइकॉट प्लांट में ट्यूमर बनाता है। मतलब ये जो डाइकॉट प्लांट आपको बगल में नजर आ रहा है, उसमें ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन करके और डाइकॉट प्लांट्स में कैंसर कराता है, ट्यूमर कराता है। उसी चीज को हम लोग क्राउन गॉल कहते हैं। डोंट वरी, मैं दिखाता हूँ। क्राउन गॉल इन डाइकॉट प्लांट करवाता है। कैसे कराता है मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसको पकड़ लीजिए, इस बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया किसी दिन इस प्लांट के पास गया, प्लांट के पास गया, इन्फेक्शन कर दिया। तो जब इस प्लांट सब में इन्फेक्शन करता है, तो देखिए ये प्लांट में क्या करवाता है इन्फेक्शन करके। बेचारा ये कितना बढ़िया फूल का पेड़ था, डाइकॉट प्लांट था। इस डाइकॉट प्लांट का ध्यान दीजिएगा, ये पत्ता वत्ता था, इधर ये पत्ता वत्ता था। अब डाइकॉट प्लांट में ये क्या करता है? डाइकॉट प्लांट में इन्फेक्शन कर देता है और बनवा देता है सेल का मास, मतलब उसके सेल्स को लगातार रेप्लिकेट कराता है, जिसको आप क्राउन गॉल या ट्यूमर कहते हो। आप देखेंगे कई बार आम वाम के पेड़ में क्या होता है, कई ऐसे पेड़ वगैरह दिख जाएंगे जिसमें कोई टहनी एकदम मोटी हो गई होगी, नॉर्मल से ज्यादा मोटा होते जाता है, उसी को ट्यूमर या क्राउन गॉल कहते हैं। बात समझ रहे हो? यस सर। मतलब उसमें कैंसर करा दिया, कैंसर करा दिया। अब कह रहा है अच्छा कैसे कराया सर? तो ये देखो, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया था। अच्छा बैक्टीरिया था, ये सिर्फ किस में इन्फेक्शन कर रहा है बोलो तो? डाइकॉट में या मोनोकॉट में? डाइकॉट में। डाइकॉट प्लांट में। अब ये क्या किया, देखो कैसे इन्फेक्शन करता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया है बेचारा, ये प्लांट का सेल था, देखिएगा ये प्लांट का सेल था। दिखाते हैं क्या किया ये प्लांट के सेल में। अच्छा प्लांट का सेल था, उसका ये न्यूक्लियस था और उसमें उसका बेचारे का डीएनए था। आपको पता है ये उसका न्यूक्लियस था और ये प्लांट का डीएनए था, मान लीजिए ये जेनेटिक मटेरियल था। ये क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल को इस प्लांट के सेल में इन्फेक्ट कर देता है। ये इसका ये क्या आ गया इसमें?
टीडीएनए आ गया। मतलब प्लांट में ये अपना टीडीएनए भेज देता है, प्लांट के सेल्स में अपना टीडीएनए भेज देता है, तो सेल बदल गया, ट्रांसफॉर्म कर गया, बोलिए तो। Yes. और बेचारा जब ये सेल ट्रांसफॉर्म किया तो रिजल्ट आपको ट्यूमर देखने को मिलेगा, लगातार डिवाइड करेगा, बोलिए। Yes. मतलब आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, सुनते रहिएगा, सवाल सुनिएगा। आपने सीखा कि डाइकोट प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास एक प्लाज्मिड होता है जो ट्यूमर बनवाता है। कैसे? तो उस प्लाज्मिड पे टीडीएनए होता है, उसी टीडीएनए को वो प्लांट के सेल में इनकॉर्पोरेट कर देता है, और प्लांट के सेल में इनकॉर्पोरेट करके पूरे प्लांट सेल को अपने काबू में ले लेता है और उनसे ट्यूमर बनवाता है। बोलिए तो ये बात समझ में आया? Yes. Yes, sir. अच्छा, एक काम करते हैं, आप तो पढ़ रहे हो कि इसका वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करना है, तो एक काम करते हैं। अच्छा, मान लो इस बैक्टीरिया को एक दिन हम लोग पकड़ लिया जाए, इसका टीडीएनए काट दिया जाए, इसके टीडीएनए को काट के उसी में अपना इंसुलिन का जीन डाल दिया जाए, क्योंकि हम लोग तो प्लाज्मिड को निकाल ही सकते हैं, बैक्टीरिया नहीं मरेगा। इसके, सुनते रहिएगा, इसके टीआई प्लाज्मिड को निकालिए, इसका टीडीएनए काट दीजिए, इसका टीडीएनए काट के उसमें अपना डिजायर्ड जीन जोड़ के प्लांट में डाल दीजिए, तो प्लांट में ट्यूमर ना होके आपका जीन ट्रांसफर हो जाएगा और आपको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया। वेक्टर के रूप में आपने इसका इस्तेमाल कर लिया कि नहीं कर लिया? बोलिए तो। Yes. Yes, sir. एनसीईआरटी कहता है कि सर इसका जो हथियार है उसी को काट लीजिए। हथियार है इसका टीडीएनए, इसका हथियार काट लीजिए, इसको डिसआर्म कर दीजिए। इसका टीडीएनए काटिएगा तो ये डिसआर्म्ड पैथोजन, इस डिसआर्म्ड पैथोजन में अपना डीएनए डाल के प्लांट में भेज दीजिए, तो कहानी समाप्त। आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट प्लांट से मिलने लगेगा। बोलिए तो। Yes, sir. हो गया, हो गया। अच्छा, इस पे सवाल देखो कैसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है कि एग्रोबैक्टीरियम जो है इनमें से किस प्लांट में इन्फेक्शन करेगा। नीचे डाइकोट मोनोकोट ना लिख के डाइकोट और मोनोकोट के एग्जांपल्स लिखे रहेंगे, वहां से आप डिकोड कर लीजिएगा क्वेश्चन को। बोलिए तो। Yes, sir. ठीक है। Yes. अच्छा, मैं कुछ दिखाता हूँ, मैं पीडीएफ ऐड कर दूंगा मेरे पास, क्योंकि अब मैंने 8:45 तक ही क्लास रखा है। मैं कुछ दिखाता हूँ, इस चीज का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में दिखा देता हूँ, किसी बैच में मैंने पढ़ा रखा है। अच्छा, प्लांट में कैंसर एग्रोबैक्टीरियम करा रहा है। तुम्हें पता है ह्यूमंस की बॉडी में कैंसर रेट्रोवायरस कराता है। रेट्रोवायरस जो है हमारी sir. बॉडी में कैंसर कराता है, किसी एनिमल में कैंसर कराता है। तो अगर मान लीजिए कि रेट्रोवायरस के कैंसर वाले जीन को हम लोग हटा दें, कैंसर वाले जीन को हटा के कोई डिजायर्ड जीन जोड़ दें, तो वो एनिमल्स में इन्फेक्शन के लिए यूज हो सकता है, वेक्टर के फॉर्म में यूज हो सकता है रेट्रोवायरस। बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब आपका एनसीईआरटी कहता है कि एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल कीजिए डाइकोट प्लांट के लिए, और रेट्रोवायरस का भी कैंसर का जीन हटा के वहां पे डिजायर्ड जी डीएनए डाल दीजिए, और उसका इस्तेमाल आप कर लीजिए। किस काम के लिए इस्तेमाल कर लीजिए? तो एनिमल्स के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। और इस तरह से सर आप चाहें तो देखिए, हम अगले पेज पे इसका लाइन हम दिखा देते हैं। क्या लिखा देते हैं, देखिए लाइन एनसीईआरटी क्या लिखता है। अगर हम अपने डिजायर्ड जीन को टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए पे जोड़ दें, तो वो पैथोजेनिक नहीं रहेगा और डिलीवर करेगा हमारे डिजायर्ड जीन को प्लांट होस्ट में फॉर एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आया ये बात? Yes, sir. आखिरी आखिरी वेक्टर जो एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है, ये भी एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी क्या लिख रहा है कि आप कुछ वायरस को एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हो। देखो, तुमने बैक्टीरिया के लिए प्लाज्मिड यूज किया, बैक्टीरियोफाज यूज किया, प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम यूज किया, जानवरों पे ट्रांसफर के लिए रेट्रोवायरस का यूज कर सकते हो। कैसे? तो ये एनिमल्स में कैंसर करता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखता है, अब इनके कैंसरस जीन को हटा के इनको नॉन पैथोजेनिक बना के और बिल्कुल एग्रोबैक्टीरियम की तरह हम लोग अपने डिजायर्ड जीन को, कहाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एनिमल्स में भेज रहे हैं। बात समझ में आया? बोलिए तो। Yes.
Yes. बोलिए। ठीक, अच्छा, सटल वेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया है। सटल वेक्टर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में यूज होते हैं। केबीपीवाई में पूछा गया था सटल वेक्टर का एग्जांपल, ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। कुछ दूसरे वेक्टर भी हैं, बस 1 मिनट और, जैसे कॉस्मिड है, यैक है, बैक है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। देख रहे हैं एनसीईआरटी में क्रॉस लगाया हुआ है ना? बोलिए। ठीक है, Yes, sir. इधर आइए। अच्छा, तो आपका वेक्टर टॉपिक समाप्त हो चुका है। हमें 3 चीज पढ़ना था। क्या क्या पढ़ना था? एक तो कि हम लोग डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम वो पढ़ लिए, वेक्टर पढ़ लिए, और अगर आपको याद है तो मैंने कहा था, इधर दिखा देते हैं हम आपको, उस लिस्ट में आपने 2 चीजें पढ़ लिया। इधर देखिए आपने क्या क्या पढ़ लिया। आपने क्या क्या पढ़ लिया इस लिस्ट में? आपने डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, बोलिए तो। Yes, Yes. sir. Yes. तीसरा अब आपको क्या पढ़ना है? तीसरा क्या पढ़ना है? Restriction. होस्ट। अरे तीसरा होस्ट Post पढ़ना है ना, mechanism. क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वगैरह तो सब तुम मैनिपुलेटिंग में ही पढ़ चुके हो, है ना? तो होस्ट 1 मिनट का खेल है, तुम होस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस 1 मिनट का खेल है। मैं होस्ट दिखा देता हूं और इस चीज को मैं ऐड कर दूंगा आपके पीडीएफ में। देखिए होस्ट में क्या है। होस्ट देखिए, होस्ट कितना आसान है। अच्छा, होस्ट डिपेंड करेगा कि आपने वेक्टर कौन सा यूज किया है, विल डिपेंड अपॉन द वेक्टर यूज। अगर तुम प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल करते हो तो होस्ट कौन यूज होगा बताओ तो? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज किसके लिए यूज होता है? E. coli के लिए. प्रोकैरियोट के लिए यूज होता है, इकोलाई के लिए यूज होता है। अगर तुम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज कर रहे हो तो होस्ट कौन होगा? Plant. Plant. डाइकोट प्लांट। कितना डाइकोट। बढ़िया, कितने समझदार स्टूडेंट हो। और रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करते हो तो Animal. ये दोनों यूकैरियोटिक हैं, ये दोनों यूकैरियोटिक हैं। क्वेश्चन समझ में आया? Yes. Sir. यूकैरियोट का वेक्टर कौन है, प्रोकैरियोट का वेक्टर कौन है? समझ में आया? Yes, sir. स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी इस चैप्टर का 80% पोर्शन तुम कवर कर चुके हो। अगले लेक्चर में ये चैप्टर अपना फिनाले टच करेगा। चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स को सीख चुके हो, एक बार रिवीजन करना। पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ, लेक्चर आपको कल मिल जाएगा रिकॉर्डेड। मैं उम्मीद करूँ कि बहुत अच्छे से सारी बातों को तुम समझ चुके हो, बताओ तो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो बस समझ लो कि चैप्टर का तुम पूरा मेन पोर्शन अब पढ़ चुके हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात की 110% गारंटी है। आप सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करके देखिए, नहीं बने तब मेरे से बात कीजिए, गारंटेड बनेगा। ठीक है, Yes, sir. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, बाकी मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपको एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर. कहाँ? चैट बॉक्स में रंजना? नो सर व्हाट्सएप पे पूछा था. व्हाट्सएप पे मैं देख लेता हूँ एक बार, अभी जस्ट हाई भेज दीजिए फिर से, या क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दीजिए, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। हाँ दक्ष बोलिए। सर इसको आप नॉर्मल क्लासेस में से पढ़ाओगे ये वाला चैप्टर? अब तो पीडीएफ अपलोड कर ही दे रहे हैं, वीडियो भी अपलोड कर ही दे रहे हैं, नॉर्मल क्लासेस में भी जरूरत है? बताइए। नहीं सर जरूरत नहीं, फिर भी मतलब कि ऐसा, क्योंकि हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा ना। हाँ, तो आप लोगों का तो खत्म हो गया ना दक्ष, इधर बायोटेक आप लोग का तो खत्म ही हो गया दक्ष, ठीक है? उधर से Yes, एवोल्यूशन तुम लोग पढ़ ही रहे हो, तो बस अगले तुम लोग का सिलेबस समझ लो कि गिनके 5 लेक्चर का बचा हुआ है। नॉर्मल क्लास में तब नहीं पढ़ाएंगे दक्ष, मैं ह्यूमन हेल्थ पे खत्म कर दूंगा आपका यस सिलेबस, सर. थोड़ा सर सेल्फ स्ट्रेटजीज। यस सर ठीक. ठीक ठीक, 2 बार पढ़ के क्या करोगे बताओ? तुम अटेंड करोगे, दोबारा पढ़ाएंगे तो तुम ही सोचो। यस सर ठीक है. रिकॉर्डिंग है ही, दोबारा अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? यस सर. ठीक ठीक, और कोई सवाल किसी को? सर इसके बाद zoology की क्लासेस लगेंगी हमारी? सिलेबस के बाद हाँ लगेगा, ये तो चलती रहेगा बायोटेक का। बाकी हम दक्ष क्लास में डिस्कस करते हैं, रेगुलर क्लास में। हाँ Yes, रंजना, yes. आपने जो भेजा है, सुनिए रंजना, थायराइड ग्लैंड इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो अपने सिक्रीशंस को स्टोर करता है ब्लड में डालने से पहले, इसलिए उसको गवर्नर ग्लैंड भी कहते हैं। ये मैं शायद बताना क्लास में भूल गए होंगे, लेकिन थायराइड ग्लैंड ही इकलौता ऐसा ग्लैंड है। आपने जनरली क्या पढ़ा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन हार्मोन ब्लड में डालता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो ब्लड में डालने से पहले कई बार हार्मोन्स को स्टोर भी कर लेता है। ठीक, सर. बस वही है, ये आप ही का सवाल था ना? जी सर. ठीक ठीक, और किसी को कोई तकलीफ? पूछ लीजिए, बेझिझक sir. होके पूछ लीजिए, ठीक है? थैंक यू ऑल। Okay, sir. ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर. ठीक ठीक, थैंक यू ऑल।